आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन। जब हम सारा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं ना, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हम, उसमें उस एग्जामिनर ने किस किस तरीके के क्वेश्चन आज तक बना रखे हैं। तो एसएससी का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब से एसएससी ने एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक किस वैरायटी के क्वेश्चन बनाए हैं नाउन पे। तो हम यहाँ पे पिछले 20-22 सालों में जो भी एसएससी ने क्वेश्चन बनाया है उन सबको कवर करने वाले हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि जो आपने थ्योरी में कवर किया है वो सारा का सारा एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है और आप किस तरीके से वो अप्लाई करने वाले हो। सो जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो उस वक्त दो चीज़ें मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको खास करके ध्यान रखना है। आपको एक बात अंडरस्टैंड करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये है कि ये नाउन का अगर क्वेश्चन है तो नाउन आपको पहचानने आना चाहिए। तो नाउन कैसे पहचानोगे? आपको सब्जेक्ट की जगह नाउन ढूंढना होता है, आपको ऑब्जेक्ट की जगह नाउन ढूंढना होता है। स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर 04 तक आपने इसी बात को कवर किया। उसके बाद लेक्चर नंबर जब 05 में आए थे तो आपने कवर किया कि नहीं नहीं, ये तो मॉडिफायर की तरह भी आ सकता है। जब मॉडिफायर के डिस्कशन में आप गए हो तो आपको एक बात ये पता चला है कि भैया इसका एक रोल होता है जिसको आप बोलते हो डिस्क्रिप्टिव रोल, और अगला जो रोल था वो आपने पढ़ा है पोजीशन वाला रोल, और पोजीशन में आप डीप पोजीशन तक पढ़ के आए हो। एक तो ये चीज होता है जो आपको पता होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट की जगह नाउन पहचानना होता है और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन पहचानना होता है। जब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह नाउन पहचानते हो आप, तब आपको एक बात का खास करके ध्यान रखना होता है कि जो नाउन है अगर ये सिंगुलर है तो जो वर्ब आपका होना चाहिए वो इसके साथ एग्री होना चाहिए। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब जो होना चाहिए वो आपका प्लूरल होना चाहिए। ये बात आप अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आप नाउन अगर देखते हो तो आपको ये बात याद रखनी है और यही चीज आपको अंडरस्टैंड करना है। इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन रखा जाता है। जैसे ही आप मॉडिफायर के पास जाते हो और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जाते हो तो आपको पता होना होता है कि यहां पे अब नाउन का रोल ही नहीं रहता है, तो यहां पे आप एस या ईएस को देख के रिमूव करते हो। जबकि पॉजेसिव केस में पहुंचते हो तो आप एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ को देखते हो। ये हो गया जो आपने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा है। दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं मेथड सेकंड की बात करता हूं। मेथड सेकंड आपका कुछ इस तरीके से है कि जब आप थ्योरी तैयार कर रहे होते हो तो आपके सामने से बहुत सारे कीवर्ड्स गुजरते हैं और कीवर्ड्स पे बहुत सारा थ्योरी पढ़ते वक्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। अगर वो कीवर्ड्स याद रह गया, जैसे मैं बोलूं कि शुरुआती दौर पे जब हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फोटो होता है, फोटो के अंत में एस लगता है, ईएस नहीं लगता है, तो वो शब्द आपके दिमाग में बैठ जाता है। इसी तरीके से अनकाउंटेबल की जब आप कैटेगरी में गए थे तो फर्नीचर, लगेज, न्यूज, इनिंग जैसे शब्द आपके सामने आए थे, जो आपको ध्यान रखना होता है कि आपको इनका प्लूरल नहीं बनाना होता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इसी तरीके से जब आप कलेक्टिव नाउन में पहुंचते हो तो आपने एक बात समझी होती है कि कैटल हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, वर्मिन जैसे शब्द होते हैं, ये सिंगुलर के दिखते हैं लेकिन ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ये कीवर्ड आपके दिमाग में पढ़ते वक्त ही छप जाता है। फ्लो चार्ट आपका बन जाना चाहिए। जब आप कॉमन नाउन की कैटेगरी में जाते हो तो आपको पता होता है कि सीजर्स हो गया, बायनाकुलर्स हो गया, गॉगल्स हो गया, ये अपने आप में पेयर में होते हैं, प्लूरल में होते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अलावा आपको कोलोक्वल इंग्लिश वर्सेस करेक्ट इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इसके अलावा सिंगुलर और प्लूरल के बीच में जो डिफरेंस पैदा करने वाले जो वर्ड है, जैसे ईयर और ईयर्स, दोनों अलग अलग तरीके के नाउन होते हैं, उनका डिफरेंस सिखाया जाता है। तो वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में छप जाते हैं। जब आप फर्स्ट गो चैप्टर को पढ़ते हो तो ऐसे केस में 30 to 40% आपके जो शब्द हैं वो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चनियर सॉल्व कर रहे होते हो तो 30-40% जो क्वेश्चन है वो की पॉइंटर के तरह आपके सामने आ जाते हैं। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और दोनों तरीके से बातों को हम ध्यान रखेंगे कि कब हमको ये पूरा थ्योरी दिमाग में डाल के क्वेश्चन सॉल्व करना है, कब हमको की पॉइंटर सीधे सीधे दिखाई देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करता हूं आपके बीच में। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। माई सिस्टर हैज रेड। अब रीड नहीं पढ़ते हैं क्योंकि रीड की स्पेलिंग READ होता है, चाहे वो आप इसका V1 फॉर्म इस्तेमाल करें या फिर
V3 फॉर्म इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन रखते हो तो आप रेड पढ़ते हो, तो हैज लगा हुआ है तो V3 फॉर्म इसका इस्तेमाल करना होगा। तो माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। जैसे आपने पेजेस आफ्टर पेजेस देखा तो आपको याद आया कि लेक्चर नंबर 04 में हमने कंसेप्ट पढ़ा था। उस कंसेप्ट में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था कि नाउन था, दूसरा नाउन था, प्रीपोजिशन से कनेक्टेड था, प्रीपोजिशन से कनेक्टेड था। दोनों नाउन अगर सेम हो तो दोनों सिंगुलर होने चाहिए, और होल यूनिट अगर सब्जेक्ट की जगह आए तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। 3 बातें आपने उस टाइम पे पढ़ा था। यहां पे जो एरर दिया हुआ है वो ये है कि इनको सिंगुलर की जगह प्लूरल बनाया गया। तो ये जो रूल है वो पढ़ते वक्त आपको 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद याद था, और फिर यहां पे आते हो तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक। अब क्या है कि आपने पढ़ते वक्त 2 शब्दों के बीच का डिफरेंस पढ़ा था, उनका प्रोनाउंसिएशन नियरली सेम था, स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है और उनकी मीनिंग पूरी तरीके से अलग होती है। जैसे फॉरवर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आगे, फॉरवर्ड होता है इसका मतलब आगे। यहां पे आपको यह समझना है कि प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड, प्राइम मिनिस्टर को कहा गया लिखने के लिए बुक का फॉरवर्ड नहीं होता, बुक का फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रीफेस, और इसकी जो स्पेलिंग होती है वो भी आपको ध्यान रखनी होती है, FOREWORD होता है, क्योंकि जो प्रीफेस होता है उसमें आपको शब्द लिखना होता है। ये शब्द लिखना होता है तो आपको इसकी स्पेलिंग खास करके ध्यान रखनी है कि ये होता है वर्ड, और इसके पहले FORE फॉरवर्ड लिखना होता है। और ये 4 में आप ध्यान रखिएगा कि ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ये वाला 4, 4 वाला 4 मत लिखिएगा। 4 की स्पेलिंग FOREWORD होता है, और ये फॉरवर्ड में वार्ड आता है आगे का। ये प्रीफेस है जो आगे आपको, जब कोई भी बुक खोलते हो, जैसे आपने स्मार्ट बुक खोला होगा तो उसके आगे एक प्रीफेस लिखा हुआ है जिसमें मेरी अपनी खुद की लाइंस है जो मैंने माई पाठशाला के बच्चों को डेडिकेट किया है। तो उसी तरीके से हर बुक का प्रीफेस लिखा जाता है, और उसी प्रीफेस को आप फॉरवर्ड के नाम से जानते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। देखो, पर्सनल का मतलब होता है ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और इसका मतलब होता है किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड। जैसे मैं बोलता हूं पर्सनल मैटर, पर्सनल थिंग, और एक होता है आर्मी पर्सनल। ये पर्सनल आर्मी के स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर लोग आते हैं, लोगों का कलेक्शन आता है, तो हम आर्मी पर्सनल बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है, और इसका स्पेलिंग जो होता है पर्सोनेल, NEL इसका होता है। कई बार आपके एग्जाम में ये स्पेलिंग चेक में आया है, स्पेलिंग चेक में ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये आर्मी पर्सनल होता है, आर्मी पर्सनल का मतलब आर्मी वाले स्टाफ। तो ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल होता है, ये पर्सनल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि अब अगर आपको याद होगा तो ASCENT ये एक असेंट होता है, एक होता है ASSENT। ये 2 शब्द के बीच का डिफरेंस आपको पढ़ाया गया है। इस असेंट का मतलब होता है क्लाइंब करना, इस असेंट का मतलब होता है क्लाइंब करना, मतलब चढ़ना। पहाड़ जब चढ़ते हो तो आप असेंट करते हो। इस असेंट का मतलब होता है सहमति देना, सहमति देना। अब अगर ये बात आपको पता है तो आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर ले जाओगे, क्योंकि यहां पे बात जो हो रही है वो माउंटेन को क्लाइंब करने की हो रही है। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। जो जापान के यंग लोग थे उनको माउंटेन पर चढ़ना हार्ड गोइंग लगा, मतलब कठिन लगा, मुश्किल लगा। हार्ड गोइंग एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मुश्किल लगना। तो ये जो असेंट है ये सहमति वाला है, जो आपको चाहिए वो चाहिए ये वाला असेंट। तो इनके बीच का डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको कई सारे इस तरीके का पेयर पढ़ाया गया है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द आइटम्स लाइक मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टेकवुड फर्नीचर्स ऑफ द डच डिजाइन। जैसे आप इसको पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चों के लिए इसकी हिंदी मीनिंग थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन जैसे ही आप यहां पे आते हो आपको एक बात दिखाई देता है फर्नीचर, और लगा इसके साथ फर्नीचर, एस तुरंत रिमूव कीजिए। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन का रूल अगर पढ़ते वक्त जो याद दिलाया जाता है, फर्नीचर तो सबसे पहला शब्द है जो आपको याद दिलाया जाता है, साथ में न्यूज, लगेज, इनिंग जैसे शब्द आपको खास करके फोकस होकर बताए जाते हैं। इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, ये शब्द और आपको रटाए जाते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड द क्राउड बस्ट इनटू अप्लॉज बट सम चीयर्स वर हियर्ड टू। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये नाउन में जो रूल आपको पढ़ाया गया है उस रूल से हटके है, क्योंकि इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा कंजंक्शन का है। मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कंजंक्शन में चढ़ के पढ़ेंगे, क्योंकि नाउन और कंजंक्शन दोनों से मिलके है, तो जरूरत था कि यहां पे भी एक्सप्लेन करें, जब वहां पे चलेंगे दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, रिवीजन हो जाएगा। देखो, बट आपका एक ऐसा कनेक्टर है या फिर कंजंक्शन है जो आपको ध्यान रखना है क्या काम करता है, दो अपोजिट बातों को जोड़ता है। मान लो अगर कोई पॉजिटिव बात आपने पहले की है तो बट के बाद आप निगेटिव बात करोगे। अगर मान लो बट के पहले आपने क्या काम किया है, कोई निगेटिव बात किया हुआ है, तो बट के बाद आप पॉजिटिव बात करोगे। कभी भी आप पॉजिटिव वाली बातों को नहीं जोड़ोगे बट के साथ, कभी निगेटिव वाले बातों को बट के साथ नहीं जोड़ोगे। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। अब इस सेंटेंस को समझिए, इसकी मीनिंग को समझिए। व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड द क्राउड बर्स्ट इनटू अप्लॉज। बर्स्ट इनटू अप्लॉज जब आप बोलते हो, इसका ये मतलब है कि कभी आपने देखा इंडियन क्रिकेट टीम जो है मैदान में जाती है या फिर फुटबॉल टीम मैदान में जाती है, तो ऐसे केस में सारी की सारी क्राउड खड़ी हो जाती है, फिर तालियां बजाने लगती है। उसी के लिए फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है बर्स्ट इनटू अप्लॉज। तो सेंटेंस का पहला हिस्सा बट से पहले जो आया है वो ये बोल रहा है कि जैसे ही फुटबॉल टीम ग्राउंड के अंदर गई, सारे के सारे लोग खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट सामने आने लगी। लेकिन उसके बाद बट लगा है। ये क्या है? ये एक पॉजिटिव सेंस है, या यूं कह सकते हो गुड सेंस है। मतलब ये अच्छी बात है कि लोग स्वागत कर रहे थे। जैसे ही आपने बट लगाया, इसका मतलब यह है कि इसके अपोजिट कोई बात होनी चाहिए। लेकिन अगला पार्ट देखिए, सम चीयर्स वर हियर्ड टू। चीयर्स भी अच्छा शब्द है, अपलॉज भी अच्छा शब्द है, चीयर्स भी अच्छा शब्द है। तो बट का जो कनेक्टर है, इसके लिए आप अपलॉज और चीयर्स दोनों को नहीं जोड़ सकते हो, आपको दो अपोजिट बातें रखनी होगी। यहां पे आप चीयर्स की जगह अगर आप एब्यूज शब्द का इस्तेमाल करो, तो सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। मतलब कुछ लोग तालियां बजा रहे थे और कुछ लोग निंदा भी कर रहे थे, कुछ लोग बुरी बातें भी कर रहे थे। तो चीयर्स को आपको बदलना पड़ेगा निगेटिव वर्ड से और सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। ये कंजंक्शन का जब चैप्टर पढ़ोगे, जैसे नाउन के चैप्टर में क्या होता है कि इस बात पे आपका ध्यान नहीं जाएगा नाउन का चैप्टर पढ़ के, लेकिन जैसे आप कंजंक्शन पे जाओगे तो कंजंक्शन में इसी बात पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है, ताकि कनेक्टर के आजू बाजू चीजों को आप देख सको। जब आप कंजंक्शन में जाओगे, वहां पे पैरेललिज्म चेक करना होता है, उसमें अलग अलग चीजें चेक करनी होती। तो अभी आप नाउन के चैप्टर में हो, लेकिन आप इसको ध्यान से अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट लिख के रख लो। जब आप कंजंक्शन के चैप्टर पे जाना तो बट से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उस बट से रिलेटेड क्वेश्चन में आप देखना कि इसके लेफ्ट और राइट किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। फिर उस टाइम पे पूरा का पूरा फोकस यही होगा कि आपको हम दिखा सके। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कुछ कोर चीजें जो सिर्फ और सिर्फ नाउन के चैप्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। देखो, साइन जो होती है वो नाउन की तरह नहीं वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हो। साइन जो होती है वो नाउन की तरह नहीं वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हो। वो अगर नाउन की तरह इस्तेमाल करना हो तो सिग्नेचर इस्तेमाल करते हो, सिग्नेचर शब्द इस्तेमाल करते हो। अब यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि साइन क्या यहां पे वर्ब की जरूरत है या नाउन की जरूरत है। जैसे ये शब्द देख रहे हो ना, हिज, और इसके बाद आगे जाओगे तो देखोगे ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बाद अलग से ऑब्जेक्ट लेता है, और जो हिज है, जो अगला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा ये आपका पजेसिव एग्जेक्टिव है। और अगर एग्जेक्टिव आया है तो हमेशा नाउन के लिए आता है, मतलब पजेसिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन आना जरूरी है। बगैर नाउन के पजेसिव एग्जेक्टिव किस काम का? किसी काम का नहीं है। एग्जेक्टिव आता ही नाउन के लिए है। तो यहां पे आपको नाउन चाहिए, मतलब आप वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको लेना पड़ेगा सिग्नेचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस इंचेंटेड मी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास पढ़ाते वक्त डिस्कस किया गया था, आपको याद है। यहाँ पे हम सराउंडिंग की जगह सराउंडिंग्स लेंगे, और यही बात जो अभी ऊपर मैं बता रहा हूं सेम वही कंसेप्ट है। आप यहाँ पे देख रहे हो ऑफ के बाद क्या है? ऑफ अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। ऑफ के पहले जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे देखो आर्टिकल है। ब्यूटीफुल आपका एग्जेक्टिव होता है, ये आपका एग्जेक्टिव है। आर्टिकल और एग्जेक्टिव दोनों अपना नाउन लेते हैं, तो यहाँ पे जो चाहिए होगा वो नाउन चाहिए होगा। जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग एज ए वर्ब इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। नाउन की तरह इस्तेमाल करना हो तो आप सराउंडिंग इस्तेमाल करते हो। समझ रहे बात? अब आप ये बोलोगे कि सर मुझे एक एग्जांपल लिख के बता दो जहां पे सराउंडिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसी से रिलेटेड बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता है। ही इज सराउंडिंग मी, ही इज
ही इज सराउंडिंग मी। अब यहां पे इसका मतलब समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। ही इज सराउंडिंग मी, उसने मुझे घेर रखा है। घेरना, किसी को घेरना ये एक्शन है, किसी को घेरना ये एक्शन है। अब जब कंटिन्यूअस फॉर्म में बताते हो इस बात को तो आपको आईएनजी लगाना पड़ता है। तो इज यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो टेंस के चैप्टर में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप इस्तेमाल करते हो और इसके साथ आपको आईएनजी वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो ही इज सराउंडिंग मी, उसने मुझे घेर रखा है या वो मुझे घेर रहा है। ही सराउंडिंग में, वो मुझे घेर रहा है। घेर रखा है नहीं, वो तो फिर परफेक्ट हो जाएगा, आपको टेंस बदलना पड़ेगा। ही सराउंडिंग में, वो मुझे घेर रहा है, इसका मतलब होगा क्योंकि एक्शन कंटिन्यूअस है। तो वर्ब की तरह आप सराउंडिंग इस्तेमाल कर सकते हो, वर्ब की तरह आप सराउंडिंग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नाउन की तरह जब आपको ये शब्द मिले तो आपको हमेशा सराउंडिंग से इस्तेमाल करना होता है। इसका मतलब होता है घेरना, इसका मतलब होता है वर्ब में एक एक्शन है जिसका मतलब होता है घेरना, और सराउंडिंग का मतलब होता है जब सराउंडिंग से आप लिखते हो नाउन की तरह तो इसका मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ का दृश्य, हमारे चारों तरफ का वातावरण, और आप इसको हमेशा सराउंडिंग्स के फॉर्म में इस्तेमाल करते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। जैसे ही लगेज देखा याद आ गया होगा कि सर लगेजेस नहीं इस्तेमाल करते, लगेज इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टेबल स्लिप। ऑलरेडी थ्योरी पढ़ाते वक्त आपको बताया गया है कि टेबल स्लिप नहीं लिखते हो, और साथ में एक बात और बताया गया है कि अगर आप इसको करेक्ट करोगे तो करेक्ट कुछ इस तरीके से करोगे, द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ टेबल। आर्टिकल के चैप्टर में जब जाओगे, जब ये आर्टिकल द के विषय में पढ़ रहे होगे तो आपको एक बात बताया जाएगा कि जिस नाउन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो, या फिर अगर इस नाउन का कोई डिस्क्रिप्शन मेंशन है तो इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हो। ये ऑफ टेबल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इस लेग का डिस्क्रिप्शन है, इस लेग का डिस्क्रिप्शन है, मतलब और इंफॉर्मेशन दिया है, तो आप स्पेसिफिक सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा द लेग ऑफ टेबल होगा। फिर 11वां क्वेश्चन जैसे ही देखते हो, आपकी प्रैक्टिस जैसे ही अच्छी होगी, द सीनरीज लिखा है तो आपको पता है कि आप सीनरीज नहीं लगाओगे। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, और सीनरी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उस हिसाब से वर्ब आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें, ए फ्यू टाइल्स ऑन स्काई लैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स। आपको याद होगा अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ाया गया कि इक्विपमेंट जो है ये क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होता है। हमको लगता है काउंटेबल की तरह, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्विपमेंट अनकाउंटेबल होता है। तो यहां पे एरर दिया हुआ है, इसको आपको करेक्ट करना है। इवन तो सेंटेंस भी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आपका फ्लो अच्छा हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखोगे, द क्लर्क वॉज नॉट इंटिमिडेटेड बाई हिज बॉसेस बुलिंग। इंटिमिडेट करने का मतलब होता है डराना। अब एक बात समझिएगा, यहां पे लिखा बॉसेस, मैंने आपको बताया था हिजिंग साउंड नहीं लगाते, एस या एस साउंड आए, एस या एस साउंड आए तो आप क्या काम करते हो, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हो। यहां पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिस मिसोगाइनिस। मिसोगाइनिस वो लोग होते हैं जो स्त्रियों से नफरत करते हैं। हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेट्स। अच्छा, कंपाउंड नाउन के केस में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिसको आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। कंपाउंड नाउन के केस में एक बनाया जाता है प्लूरल। प्लूरल बनाते वक्त हमको क्या काम करना होता है, मेन वर्ड ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, मेन वर्ड ढूंढना होता है। जबकि अगर पॉजेसिव केस की बात कर रहे हो, तो इस केस में आप क्या काम करते हो, जो अंत वाला सिंबल होता है, अंत वाला लेटर होता है, ऐसे केस में उस टाइम पे आप अंत वाले के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस जोड़ते हो। तो देखो ये तो यार गलत है। मदर इन लॉ में, सिस्टर इन लॉ में, ब्रदर इन लॉ में, मदर ब्रदर सिस्टर, ये क्या होता है, ये आपका मेन वर्ड होता है। तो मेन वर्ड में एस नहीं लगा है, लॉ के साथ एस लगा हुआ है, लॉ के साथ एस लगा हुआ है। अगर ये एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तो चलो ओके, सेंटेंस हो सकता था, सही होगा, लेकिन यहां पे एपोस्ट्रोफी एस तो लगा नहीं है, प्लूरल बनाते वक्त लॉज बनाया गया है। तो आपको बस ये देखना है कि ये तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। अब करेक्ट करने की बात होगी तो देखना, लेडी डॉक्टर्स लिखा हुआ है, हाउसमेट्स लिखा है, सब प्लूरल इस्तेमाल है, इसका मतलब ये भी प्लूरल है। यहां पे आपको मदर्स इन लॉ लिखना पड़ेगा। अब देखो कंफ्यूज सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस देखो ऐसे बनाया जाता है, यहां पे लेडी डॉक्टर्स लिखा हुआ है आखिरी में, हाउसमेट्स लिखा है आखिरी में, तो यहां पे उसी हिसाब से मदर इन लॉज आखिरी में लिखा है। एग्जामिनर भी आपको गंदा वाला कंफ्यूज करता है, अकेले देता तो शायद आप पहचान जाते, लेकिन उसने इतना फ्लो में दिया हुआ है ना, इसमें सही है, इसमें सही है, तो आपको लगेगा इसमें भी सही है। क्योंकि लेडी डॉक्टर में डॉक्टर मेन वर्ड है, हाउसमेड में मेड मेन वर्ड है, जबकि मदर इन लॉ में मदर मेन वर्ड है। तो प्लूरल बनाते वक्त आपको मेन वर्ड पहचानना बहुत जरूरी है। इसके लिए
इसके लिए जितना हमने आपको पढ़ाया है वो याद रखना बहुत जरूरी है। अब ये देखो किस वक्त ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये इन्वेस्टिगेटर एग्जाम पूछा गया था 2010 में। इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम उस टाइम पे अच्छा एग्जाम हुआ करता था। तो ऐसे केस में अब देख रहे हो कंपाउंड नाउन का कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ के गए हो तो, नहीं पढ़ के गए हो तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो कोई चीज डिफिकल्ट तभी तक होती है जब तक आपने उसे पढ़ा नहीं होता। एक बार आपने पढ़ लिया और उसे रिवीजन कर लिया तो वो आपके लिए इजी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। देखो जो वर्क्स होता है वो आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल के साथ आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि आप इसके साथ नंबर रिप्रेजेंट करने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हो, क्योंकि इसके अंदर नंबर है ही नहीं है। नंबर है नहीं तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे आप मेनी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप फ्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर मेनी की जगह आपको इस्तेमाल करना हो आप इसका क्वांटिटी बता सकते हो। आप मच इस्तेमाल करते हो, आप लिटिल इस्तेमाल करते हो। यह आपको एग्जेक्टिव के चैप्टर में अलग से पढ़ाया जाएगा। तो यहां पे जो करेक्ट होगा वो मेनी की जगह जो आएगा वो मच आएगा। ये एग्जेक्टिव और नाउन का कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। जैसे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी करके आए हो, अब तो साफ साफ दिख जाना चाहिए कि इक्विपमेंट लिखते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं लिखते हैं। 16वें के बाद क्वेश्चन नंबर 17वें में पहुंचेंगे। 17वां है हमारा, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड सेली। अब पोएट्रीज लिखा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि पोएट्रीज नहीं लिखते, पोएट्री लिखते, क्योंकि पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है। साफ साफ गला फाड़ फाड़ के जो है पढ़ाते वक्त हमने पढ़ाया था कि भैया ये शब्द याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता। सीनरी, पोएट्री जैसा शब्द एग्जाम में इसका प्लूरल बना के दिया जाता है। फिर 18th है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अगर मैं बात करूं यहां पे, क्राइटेरिया जो है प्लूरल वर्जन होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर वर्जन होता है, उसमें एस लगा के बनाया गया प्लूरल, जो कि गलत है। और ऑफ के बाद ए नंबर ऑफ के बाद जो आता है वो शब्द याद रखिएगा प्लूरल आता है और क्राइटेरिया इस्तेमाल होगा। क्राइटेरिया इस्तेमाल होगा और क्राइटेरिया यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है। द फर्नीचर्स, क्वेश्चन जैसे स्टार्ट किया वैसे आपको एरर पता चल गया कि फर्नीचर लगाएंगे, फर्नीचर्स नहीं लगाएंगे। द फर्नीचर हैड बिकेम ओल्ड एंड रस्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट पीपुल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। यहां पे आपको थोड़ा समय बिताना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि इसको मुझे समझाना पड़ेगा। देखो एक होता है जब आप मोस्ट लगाते हो, मोस्ट पीपल। एक और फ्रेज आता है जब आप लिखते हो मोस्ट ऑफ द पीपल। ये दो फ्रेज होता है, आपको इन दोनों फ्रेज को अंडरस्टैंड करना है, कब मोस्ट पीपल इस्तेमाल करते हो, कब मोस्ट ऑफ द पीपल इस्तेमाल करते हो। अब इसमें आपको ये समझना है कि ये जो फ्रेज है ये जनरल सेंस में इस्तेमाल होता है, ये होता है स्पेसिफिक सेंस में इस्तेमाल होता है। अब जनरल और स्पेसिफिक कैसे आप फाइंड आउट करोगे, क्योंकि बात हो रहा है लोगों की और मोस्ट लोगों की बात हो रही, तो इसका मतलब होता है ज्यादातर लोग। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, मैं इसको मैथमेटिकली समझाता हूं, तो चाहे आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का हो चाहे ना हो, समझ में बात आ जाएगी। जैसे मैं बात करूं, एक पिक्चर ड्रॉ करता हूं, एक है ये डोमेन, और इसके अंदर मैं बात करूं एक एरिया ये है, और इसको आप ऐसे समझो, इसको हम बात कर रहे हैं अर्थ। हमारे पूरे की पूरी पृथ्वी पे अगर हम बात करें ज्यादातर लोग, हमारी पूरी पृथ्वी पर ज्यादातर लोगों का ये मानना है, तो उस केस में जब आप लगाते हो, मोस्ट पीपल। क्या लगाते हो? मोस्ट पीपल ऑन आवर अर्थ। ये हो गया जनरल, मतलब आप सबकी बात कर रहे हो, इन जनरल बात कर रहे हो। लेकिन अगर इसी में अगर मैं एक बात बोलूं कि आप एक छोटा सा हिस्सा ले लो, मान लो हम अपना देश ले लेते हैं इंडिया में, हम देश ले लेते हैं अपना इंडिया में, क्या मान लो ये हमारा देश है, ये इंडिया है। अब बोलिएगा इंडिया का नक्शा ऐसा नहीं होता है, पर ये छोटा बड़ा डोमेन से समझिएगा, यहां पे है। तो हम इस केस में लेते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? जब हम बड़ा डोमेन लेते हैं, जनरल सेंस लेते हैं, ज्यादातर लोगों पे लागू होता है, तो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो मोस्ट पीपल इस्तेमाल करते हैं। जब हम छोटे डोमेन पे बात करते हैं हम तो मोस्ट ऑफ द पीपल का इस्तेमाल करते हैं। ये कंसेप्ट होता है दोनों फ्रेज इस्तेमाल करने का। अब इस क्वेश्चन में कैसे लगेगा वो समझिएगा कि एक तो दिया हुआ है मोस्ट पीपल, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सेंटेंस में पहचानना होगा कि ये करेक्ट लगा है या फिर इनकरेक्ट। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। अब यहां पे देखिए कि पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, तो आर लगा है, सेंटेंस करेक्ट है।
अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू, ऑफ के बाद अपना ऑब्जेक्ट लिया, सब कुछ सही है, दीज डेज, कहीं पे कोई एरर और दिखाई नहीं दे रहा। इसका ये मतलब है कि जो मैं फ्रेज आपको समझा रहा हूं इसी फ्रेज में या तो करेक्शन है या तो करेक्शन नहीं है। अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है स्वाइन फ्लू। अब मैं इसी में एक और वायरस का नाम बताता हूं, मैं लिखता हूं कोरोना, इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूं कोरोना। मोस्ट पीपुल आर अफ्रेड ऑफ कोरोना दीज डेज। समझिए बात, अगर मैं स्वाइन फ्लू को कोरोना से रिप्लेस कर दूं तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं क्यों? जो कोरोना है वो पैंडेमिक है, जो कोरोना है वो पैंडेमिक है। क्या है ये? पैंडेमिक। और ध्यान रखिएगा, पैंडेमिक की स्पेलिंग बिल्कुल याद रखिएगा, PANDEMIC होगा, ठीक है। कोरोना जो है वो पैंडेमिक है, लेकिन स्वाइन फ्लू पैंडेमिक नहीं है। ये पूरे संसार इससे परेशान है। इसका जो डोमेन है वो डोमेन ये है, बट जब इसके डोमेन की बात करते हैं स्वाइन फ्लू का, तो ये रीजन वाइज होता है, ये पैंडेमिक नहीं है। तो अगर पैंडेमिक नहीं है तो जो आप इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल क्या करोगे? मोस्ट ऑफ द पीपल। तो करेक्ट फ्रेज इसकी जगह क्या होना चाहिए? मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। समझ में आई मेरी बात? जनरल सेंस में मोस्ट पीपल, स्पेसिफिक सेंस में मोस्ट ऑफ द पीपल का आप इस्तेमाल करते हो। आई होप कि मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझा पाया हूं। क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं। देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक्स। अब यहां पे बात हो रही है देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। एक तो जो पोएट्री है वो आप बात समझिएगा कि पोएट्री को आप पोएट्री रखते हो। इस क्वेश्चन में ना यार एक बड़ा पंगा था। इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन इनकरेक्ट थे। जब भी आप देयर की बात करते हो, तो देयर के बाद अगर वर्ब का इस्तेमाल करते हो तो एक बात आपको ध्यान रखना है, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा, और दूसरी चीज ये है कि आपको प्रोनाउन के चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है या इसके बाद जो नाउन होता है, ये वाला नाउन इसका डुअर होता है। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह आता है, जैसे देयर आर नो पोएट्रीज लिखा हुआ है, तो ये जो आर इस्तेमाल है वो पोएट्रीज के लिए इस्तेमाल है। तो आर इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे पोएट्रीज लिखा हुआ है। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जैसे ही आप करोगे ये अनकाउंटेबल है, पोएट्रीज को पोएट्री में कन्वर्ट करोगे क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इसको सिंगुलर इस्तेमाल करते, तो आर को आपको इसमें बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलते हैं, जिसके 2-2 ऑप्शन इनकरेक्ट रहते हैं। पिछले समय में सुविधा नहीं थी कि हम रिपोर्ट कर सके, आजकल एसएससी ये सुविधा देती है। तो ऐसे केस में लगभग सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का नंबर एलोकेट हो जाता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक करेंगे तो सभी को नंबर मिलेगा। और कहो जिसने सॉल्व ना किया उसको भी नंबर मिल जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही फिर मान लिया जाएगा कि इसका नंबर सभी को दे देना है। क्वेश्चन नंबर 22, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। ये हाउस स्टोन से बना हुआ है। स्टोन यहाँ पे मटेरियल की बात हो रही है, जैसे मटेरियल की बात होती है तो आप यहाँ पे स्टोन इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। अब यहां पे एक बात आपको समझना है कि प्रिंसिपल 2 तरीके का प्रिंसिपल होता है। एक तो ये प्रिंसिपल होता है जो प्रधानाचार्य होता है, मुख्य होता है, और दूसरा वो होता है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं सिद्धांत। तो उसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, PRINCIPLE। ये वो प्रिंसिपल होता है जिसका मतलब होता है सिद्धांत। तो यहां पे बात ये हो रही है कि संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल, संतोष सिद्धांतों के साथ जीता है। जो सिद्धांत वो रखता है, पोजिस का मतलब होता है, प्रोफेसर्स का मतलब रखना, जो अंदर वो समझता है उसी सिद्धांत के साथ वो जीता है। तो यहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल नहीं होगा, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होगा। और आई होप कि आपको याद होगा इन दोनों के बीच का जो हमने डिफरेंस बताया था आपको लेक्चर पढ़ाते वक्त, वो आपके दिमाग में होगा। इसके बाद बात करें 24, देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। आपको देखो एक बात पढ़ाई गई थी पढ़ाते वक्त, थ्योरी, एक चीज ये पढ़ाया गया था कि रूम कब इस्तेमाल करोगे और प्लेस कब इस्तेमाल करोगे। जब बात हो कि ऑक्यूपाइड प्लेस है, मतलब प्लेस खाली नहीं है, प्लेस भरा हुआ है, इस केस में आप रूम का इस्तेमाल करते हो। किस चीज का इस्तेमाल करते हो? रूम का इस्तेमाल करते हो। और यहां पे डिस्कशन क्या है? देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। इसका ये मतलब है कंपार्टमेंट भरा है, जगह खाली नहीं है। तो जब जगह ऑक्यूपाइड होता है तब आप इस्तेमाल रूम करते हो, प्लेस नहीं करते हो। क्या करते हो? रूम इस्तेमाल करते हो, प्लेस इस्तेमाल नहीं करते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। देखो कॉस्ट ना वर्ब भी होता है और उसका
उसका SEIS फॉर्म इस्तेमाल करते हो जो वर्ब की तरह काम करता है। लेकिन अगर वो वर्ब नहीं हो तो आपको उसको कॉस्ट में नहीं लिखना होता है। तो हायर मीट कॉस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं है, तो आप इसका प्लूरलाइज वर्जन नहीं इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आप इसके साथ SEIS इस्तेमाल नहीं करोगे। तो ये कॉस्ट आपके एग्जाम में कई बार आता है, कॉस्ट आपके एग्जाम में कई बार आता है। ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट का कॉस्ट तब बनाते हो जब आप बात कर रहे होते हो कब, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, दिस कॉस्ट यू $100, ₹100 या $100। अब यहां पे कॉस्ट का कॉस्ट बना सकते हो क्योंकि ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। लेकिन अगर ये वर्ब नहीं हो तब आप क्या करते हो, तब आप इसको SEIS वाले फॉर्म में नहीं डालते हो। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये इस केस में ये अनकाउंटेबल होता है। समझ में आई बात? ये अनकाउंटेबल होता है। 26, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। देखो फिर बात हो रही कि ऑडिटोरियम के अंदर कोई जगह खाली नहीं है। तो जब जगह ऑक्यूपाइड होती है तो प्लेस का इस्तेमाल नहीं करते हो, किसका इस्तेमाल करते हो? रूम का इस्तेमाल करते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 27, वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर्स इन दिस शॉप। ये तीसरा क्वेश्चन है फर्नीचर से रिलेटेड। अब तक तो आपकी जुबान पे आ गया होगा। अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जरा देखिए कि सबसे ज्यादा शब्द कौन सा इस्तेमाल होता है। वी शुड अरेंज फॉर ए पोर्टर एज द लगेजेस आर हैवी। अब पोर्टर का मतलब होता है कुली, लगेजेस आपको करेक्ट करना है, लगेज करेक्ट करना है, प्लूरल नहीं बनना है। फर्नीचर, लगेज, ये सब बहुत आता है। सीनरी, पोएट्री बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन, न्यूज, इनिंग्स, कुछ शब्द ऐसे तो हैं जो आपकी जुबान पे होने चाहिए। जैसे मैं कुछ नाम बताता हूँ, ये तो अभी मेरे साथ साथ ही रट लो। सबसे पहले हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जब जाते हैं तो सीनरी और पोएट्री 2 शब्द पढ़ते हैं। ये तो आपकी जुबान पे से टक्क से होना चाहिए। उसके बाद न्यूज और इनिंग्स, ये दोनों चीज होनी चाहिए। ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 4 शब्द हो गए। इसके बाद फर्नीचर और लगेज 6 शब्द हो गए। ये तो आपके पास दिमाग में बढ़िया वाला होना चाहिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन और इक्विपमेंट, ये 8 ऐसे शब्द है जो सबसे ज्यादा रिपीट किए गए हैं। इसके अलावा जो शब्द आया है वो आया है वर्क्स। आप समझ रहे हो ना कि कितना मुझे याद है। इतना शब्द मतलब मुझे याद है, और ये याद होना चाहिए। मुझे तो मतलब सारे के सारे लगभग शब्द याद है, लेकिन इतने शब्द तो आपको याद होना चाहिए कम से कम में। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, हरी लॉस्ट ए ₹100 नोट यस्टरडे। और ये तो आपको पता है ना, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। ये नाउन है और इसके पहले आपका डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट होता है उसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, पहले ही क्वेश्चन इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया था हमने। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स, अब तो याद हो गया होगा आपको कि एक तो इसका टोन ऐसा होता है ना कि ये बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है एक बार अगर आप पढ़ के गए हो सही से। तो On receiving the mark sheet from the university, I realized that I had got only passing marks in English. जैसे 31 में आते हो और एक चीज देखते हो पासिंग मार्क्स, तो आपको लगभग वो सारे के सारे फ्रेज जुबान पे याद में आ जाना चाहिए कि जब हमने पढ़ा था तो पहला फ्रेज पढ़ा था कजिन, ब्रदर एंड सिस्टर, हमने पढ़ा था प्राउडी, हमने पढ़ा था बिग ड्रीम, हमने पढ़ा था वहां पे एक और फ्रेज जिसको हमने बोला था फाइनल कंक्लूजन। तो आपको याद रखना होगा यार कि हम पासिंग मार्क्स नहीं लिखते, फाइनल कंक्लूजन नहीं लिखते। तो ये जो आम बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, कॉमन फ्रेंड, गुड नेम, ये नहीं यूज करना होता है। और ये सारी चीजें आपके जुबान पे होनी चाहिए, चाहे फर्स्ट गो में हो, चाहे सेकंड गो में हो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में हो, लेकिन आपके जुबान में सारे के सारे शब्द ऐसे याद हो जाने चाहिए कि जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठो आप मक्खन की तरह क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व करो। और ये चीज जब तक जुबान पे याद नहीं होगी ना, तब तक आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो सीक्वेंस आपका ऐसा रहना चाहिए। ये टाइम लेता है, प्रैक्टिस चाहिए, बगैर प्रैक्टिस के सब कुछ याद नहीं हो सकता है। सम ऑफ हिज लगेजेस वॉज लॉस्ट इन द ट्रेन। अब जैसे ही लगेज की बात हो गई, ये और एक क्वेश्चन आ गया 2013 में। अब देख रहे हो ना, कुछ चीजें हैं बहुत फ्रिक्वेंटली एसएससी रिपीट करके क्वेश्चन पूछता रहता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, एन इमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड ए सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। एक तो यहां पे लिखा है सर्जन्स कॉन्फ्रेंस, देखो ध्यान से अपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाया गया, करेक्ट है। यहां पे जो गलती रखी गई है यार ना, वैसे तो ये गलती रखने लायक नहीं थी। कई बार क्या होता है, एसएससी बहुत कंफ्यूज करता है। आपके पास 2 क्वेश्चन आता है स्पेलिंग चेक के, तो यहां पे क्या काम किया था, एमिनेंट लिख दिया गया था। एमिनेंट की स्पेलिंग में डबल एम नहीं आता है, एमिनेंट की स्पेलिंग में सिंगल
सिंगल एम आता है, EMINENT होता है। एमिनेंट सर्जन का मतलब स्कॉलर, प्रसिद्ध सर्जन की बात हो रही है। तो ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन था कि अगर किसी बच्चे को इमिनेंट याद था, उसकी स्पेलिंग याद था, फिर तो वो करेक्ट कर पाता। अदरवाइज क्या है ना, जल्दी जल्दी में स्पेलिंग पे इतना ध्यान नहीं जाता। वो स्पेलिंग पे तभी ध्यान देता है जब वो स्पेलिंग चेक वाला क्वेश्चन सॉल्व करता है, अदरवाइज वो यहाँ ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके गए हो कि नहीं, स्पॉट दर्र के सेक्शन में भी इस तरीके के क्वेश्चन रखे जा सकते हैं, तो आप तैयार हो जाते हैं, मेंटली तैयार हो जाते हो कि नहीं हाँ ये होगा, तो आपको मेंटली तैयार होना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है, कंपाउंड नाउन वाले केस से रिलेटेड है। जैसा लिखा है आपने बुक्स फेयर, तो बुक्स फेयर आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें जो फेयर है ये आपका मेन वर्ड है, ये आपका मेन वर्ड है। लेकिन इस केस में आप बुक्स फेयर लिखते हो, किताबों का मेला इसका मतलब होता है, किताबों का मेला, किताबों का मेला इसका मतलब होता है, और ये सही है, ये सही कंपाउंड नाउन है बुक्स फेयर। अब यहां पे जैसे ही बात आती है तो फेयर जो अपने आप में ये काउंटेबल की कैटेगरी में आता है, और ये जो पूरा का पूरा फेज है ये सिंगुलर यूनिट है। हम एक मेले की बात कर रहे हैं, किताबों के मेले की बात कर रहे हैं, ये सिंगल यूनिट है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है इनकरेज की जगह आपको इनकरेजेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और इंडेफिनिट में जब बात कही जाती है, आगे टेंस में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वर्ब का SEIS जो वर्जन होता है वो आपका सिंगुलर वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, ये याद रख लो। बुक्स फेयर्स में फेयर मेन वर्ड होता है, लेकिन बुक्स का यूज गलत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे टिक करके आएंगे इस बात को समझ के कि किताबों का मेला होता है और बुक्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ करते हैं। इसको एक्सेप्शनल केस की तरह आप एक्सेप्शनल केस की तरह अपनी डायरी में लिख लो, और इस क्वेश्चन को ही लिख लो कि बुक्स फेयर सही होता है और ये सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। फेयर का फेयर्स आपका जो है प्लूरल होता है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 35, आई बॉट 2 स्लीपर्स। देखो 2 स्लीपर्स नहीं लिखोगे, स्लीपर्स हमेशा पेयर में वैसे ही होते हैं, लेकिन अब 2 पेयर की बात कर रहे हो तो 2 नहीं लिखते स्लीपर्स के आगे। आपको याद होगा, आपको पढ़ाया गया है 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स, 2 पेयर ऑफ स्लीपर्स लिखते हो। तो जो आपको करेक्ट करना है वो यहां करेक्ट करना है। कई बार डाउट होता है कि सर यहां करेक्ट करें, यहां करेक्ट करें, आपको 2 को रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? 2 को रिप्लेस करना है। आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, ये करेक्ट सेंटेंस होगा आपका। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 36, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। अब यहां पे देखिए ये जो आर आया है ना, वो सीनरी के लिए नहीं आया है। आप एक बार समझिए, जब 2 पार्ट जोड़ा होता है, एक पार्ट जो होता है वो ऑफ के साथ जुड़ा होता है, तो ये वाला जो पार्ट होता है जो ऑफ के बाद का होता है, ये स्टार्टिंग वाले पार्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। ये स्टार्टिंग वाले पार्ट का डिस्क्रिप्शन होता है और स्टार्टिंग वाला पार्ट आपका सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में चलोगे तो स्पेशल फोकस करके इस पे आपको बताया जाएगा कैसे आपको पहचानना है कि ये फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट होता है या दूसरा। और यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि भाई ऑफ के बाद जो लगा हुआ पार्ट आता है वो डिस्क्रिप्शन होता है उसके पहले के पार्ट का। तो ऐसे केस में जो ये होता है ना, ये आपका जो है सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट में आप देखोगे पेंटिंग्स, ये प्लूरल है, इस वजह से प्लूरल यहाँ पे लगाया गया है। और सीनरीज नहीं लिखते हैं, आपको पता है अनकाउंटेबल है, तो आप क्या करते हो, फिर सीनरी लगाते हो, उसको करेक्ट करते हो। तो इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करने की जरूरत है क्वेश्चन नंबर 36 को। फिर इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 37, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। अभी यही तो मैं याद रखा रहा हूं आपको कि भाई इसको याद रखो, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनाकुलर। पढ़ाया गया था, रटवाया गया था, बाइनाकुलर्स लिखते हो, बाइनाकुलर नहीं लिखते हो। ए पेयर ऑफ लिखा गया, इट्स ओके, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन बाइनाकुलर नहीं लिखते हो, बाइनाकुलर्स लिखते हो। 85,000 रुपीज इज ए लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन ए मंथ। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप टिक करके आ जाते हो कि हाँ गलती होगी। ये नो एरर का क्वेश्चन है, नो एरर का क्वेश्चन है। आपको याद है एक रूल पढ़ाया गया था कि सर्टेन अमाउंट हो, वेट जैसी चीज होती है, जब ये कलेक्टिव सेंस में इस्तेमाल हो, ये सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल हो, तब आप क्या काम करते हो, तब आप इनको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करते हो। 85,000 रुपीज इज ए लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन ए मंथ। यहां पे बात ये हो रही कि 85,000 रुपए कमाना एक महीने में, मतलब अच्छी बात होती है, बड़ा अमाउंट है। तो ऐसे केस में सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट हो रहा है। जब अच्छा, कई बार ये लोग सोचते हैं कि सर ये इसका डिवीजन कब समझ में आएगा। जैसे आप बोलते हो ना कि 85,000 रुपीज आर इन माई पॉकेट्स। अब यहां पे डिवीजन पता चल जाएगा, सेंटेंस में देख के ही पता चल जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे दिए होंगे जिसको देख के पता चल जाएगा यहां डिवीजन की बात हो रही है। और अगर उस तरीके का सब देखने को ना मिले, डिवीजन की बात हो रही है, तो आप एक
एक वो कहते हैं ना कि इसको ट्रिक समझ लो, याद रख लो कि आपको सिंगुलर यूनिट की तरह ही ट्रीट करना है, और एग्जामिनेशन में जो आपके आता है ना वो सिंगुलर यूनिट की तरह ही ट्रीट करने के लिए आता है। ज्यादातर क्वेश्चन इसका यही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है कि हम 85,000 रुपए की बात कर रहे हैं, हम इसको प्लूरल समझेंगे। अगर डिवीजन वाला वर्ड दे देगा तो ऑलरेडी आप इसको करेक्ट कर लोगे। इसी वजह से जानबूझ के इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिवीजन वाला कोई वर्ड ना मिले, कोई ऐसा शब्द दिखाई ना दे कि डिवीजन दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे केस में आप हमेशा सिंगल यूनिट की तरह इसको ट्रीट करोगे। ये एक छोटा तरीका है। अदरवाइज कंसेप्ट यही है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि अगर जो अमाउंट है वेट हो गया, अगर उसे कलेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप उसका जो यूज है वो सिंगल यूनिट की तरह करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये तो यार जब हमने रूल पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन वाला, सबसे पहले ही शब्द था कि कैटल आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि वो देखने में सिंगुलर दिखाई देंगे, कलेक्टिव नाउन्स, जो याद रखना है, आपको जुबान पे याद रखना है। कैटल आपको याद रखना है, जुबान पे याद रखना चाहिए। पुलिस याद रहना चाहिए, पीपल याद रहना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन होता है, पुलिस बहुत आपके एग्जाम में आता है, पुलिस के साथ हैज लगा के आता है, तो ध्यान रखिए ये शब्द आपको भूलना ही नहीं चाहिए। जेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पाल्ट्री हो गया, ये सारे के सारे शब्द आपको याद रहना चाहिए। ये शब्द ना मतलब आपकी जुबान पे ऐसे खट 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 निकलना चाहिए, और इसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रटना नहीं। मतलब कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे टहल टहल के रटते हैं, ऐसे कॉपी लेके रहते हैं। नहीं, ये उम्र नहीं है टहल के रटने के लिए। रीड करो, प्रैक्टिस करो, रीड करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, आपको सारी की सारी चीजें जुबान पे आ जाएगी। क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो आपको जुबान पे रखने पड़ेंगे, और जुबान पे तभी बने रहेंगे जब आप कंटिन्यूअस रिवीजन और कंटिन्यूअस जो है प्रैक्टिस करोगे। ज्यादातर ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो वो चीजें आपकी जुबान पे बनी रहेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपेंड टू सी ए नंबर ऑफ डियर्स। देखो, डियर, ऑफ स्प्रिंग, सिप जैसी चीज आपको बताई गई है कि ये सिंगुलर में इस्तेमाल करना हो, प्लूरल में इस्तेमाल करना हो, इनके साथ SEIS नहीं लगाते हैं। ये रूल आपको कायदे से और अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, मेनी पर्सन मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, अरेबियन नाइट्स के साथ इज का इस्तेमाल किया गया है, और आपको बताया गया है थ्री मस्किटियर्स हो, गुलवियर ट्रेवल्स हो या अरेबियन नाइट्स हो, ये सब बुक के नाम हैं। बुक के अगर नाम है तो इनको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल नहीं करते। यहां पे देखो गलती क्या दी गई है, अरेबियन नाइट्स, इसका पजेसिव केस बनाया गया है। पजेसिव केस की जरूरत नहीं है, पजेसिव केस होता तो पोजीशन वाला वर्ड भी तो चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई ऐसा नाउन नहीं है जहां पे पोजीशन दिखाने की बात हो रही है या कोशिश की भी जा रही है। तो अरेबियन नाइट्स लिखना है, यहाँ पे पोजीशन नहीं दिखाना है। ये ऐसे ना एग्जाम में जब बैठो कई बार लगे अरे नहीं कॉमन लग के आ गया होगा, ऊपर से अपॉस्ट्रोफी मार्क्स लग के आ गया होगा। नहीं, जानबूझ के लगाया गया है, समझ रहे हैं बात ना। ये एरर दिया गया है, ये पोजीशन शो किया गया है, जबकि पोजीशन की कोई नीड ही नहीं है। तो आपको करेक्ट करना है सेंटेंस, मेनी पर्सन मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोगों ने अरेबियन नाइट्स पढ़ी होगी क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। देखो, सर्किट अपने आप में एक नाउन है, सर्किट अपने आप में नाउन है। आपको पता है यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ है, और उसके बाद रिस्क लिखा है, उसके बाद प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और नाउन लास्ट वाला जो वर्ड होता है, जब आप ऑब्जेक्ट यूनिट लिखते हो तो लास्ट वाला वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। तो सर्किट अपने आप में नाउन होता है, सर्किटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। सर्किट जब वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तब आप सर्किटिंग का इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ जरूरत है नाउन की, और नाउन आपका जो सर्किट होता है वो अपने आप में ही नाउन होता है। तो ING लगा के आपको कंफ्यूज किया गया है, बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 44, शेक्सपियर हैज रिटेन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। वापस यही दिया गया है, ये आपको करेक्ट करने की जरूरत है। अच्छा, एक बात अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको नाउन पहचानने आना चाहिए। नाउन पहचानने के लिए आपको एक बात समझना है कि नाउन कब सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, कब ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, कब मॉडिफायर की जगह काम कर रहा है। ये बात आपको समझनी होती है। तो जब भी इसको आपको सेंटेंस के अंदर पहचानना होता है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या आपको पहचानना है। किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब पहचानना है, वर्ब के अलावा प्रीपोजिशन पहचानना है। अब रीजन आप समझिए कैसे इसे पहचानना है, इसके अलावा कनेक्टर पहचानना होता है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे, जब वर्ब पढ़ लोगे, प्रीपोजिशन पढ़ लोगे, कनेक्टर्स पढ़ लोगे, तो आपको सारे टुकड़े दिखाई देने लगेंगे। चलो मैं इस एग्जाम्पल को ले लेता हूं। इस एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं कैसे आप नाउन पहचानोगे। सबसे पहले क्या काम करो, वर्ब ढूंढो। द न्यू डिवाइस एम्स, ये आपका वर्ब है। एट लिखा है ना, एट लिखा है, ये है आपका प्रीपोजिशन। जैसे ही आपका प्रीपोजिशन लिखा है, इसका ये मतलब है ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। प्रीपोजिशन पहचान लिया, ये है आपका प्रीपोजिशन, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। तो ध्यान से देखिए, ये वर्ब है, वर्ब अपने पहले क्या लेगा, वर्ब अपने पहले
ध्यान से रखिएगा, वर्ब अपने पहले सब्जेक्ट यूनिट लेगा। सब्जेक्ट यूनिट में बात करें तो तीन वर्ड आए हैं, 3 वर्ड आए हैं, हम बोलते बोलते कहते हैं लेकिन ग्रामेटिकली 3 वर्ड्स आए हैं, आपको बोलना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये आपका आर्टिकल, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एग्जेक्टिव और ये आपका नाउन। तो आपका सब्जेक्ट यूनिट जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका 3 वर्ड से मिलके। उसके बाद जैसे ही वर्ब है, वर्ब्स के बाद आप एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेते हो, प्रीपोजिशन लगा के प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लेते हो। तो आपका लगा हुआ है एट और उसके बाद लगा हुआ एलिमिनेटिंग द रिस्क। अब यहां पे बात हो रही है कि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, रिस्क एलिमिनेट करने की बात हो रही है। क्या हो रही है? रिस्क एलिमिनेट करने की बात हो रही है, एट एलिमिनेटिंग रिस्क। तो रिस्क के साथ आपने आर्टिकल लिखा है, ये आपका नाउन है। क्या है? ये आपका नाउन है। तो प्रीपोजिशन ने अपना नाउन ले लिया या अपना ऑब्जेक्ट यूनिट ले लिया। उसके बाद ऑफ लिखा है, ऑफ भी अपने साथ क्या लेगा? ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट और ये आपका कोर नाउन पार्ट। समझ में आई बात? जैसे जैसे चैप्टर्स में आप आगे जाओगे वैसे वैसे मैं आपको इसमें एक एक चीजें सिखाऊंगा, और जब एक बार पूरा चैप्टर्स में गो थ्रू कर लोगे ना, तो मैं अलग से आपको फाइनली एक एक जो सेंटेंस के अंदर वर्ड होता है ना, सबका जो है रोल और फंक्शन क्या है वो सब सिखाऊंगा, जब एक बार पूरा आप गो थ्रू कर लोगे पार्ट ऑफ स्पीच। क्योंकि जरूरी है, जब तक आप पूरा गो थ्रू नहीं कर लोगे ना, तब तक आप आधा ब्रेक कर पाओगे और आधा ब्रेक नहीं कर पाओगे। लेकिन जितना मैंने आपको शुरुआत से लेके अभी तक पढ़ाया है, ऐसे में कम से कम आप 60% जो पार्ट है वो ब्रेक कर पाओगे टेक्निकली। जैसे जैसे आप नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, आर्टिकल और बाकी सारी चीजें अंडरस्टैंड करोगे, आप एक एक पार्ट खुद ही एलिमिनेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। जैसे आपने देखा, ये की पॉइंटर्स के माध्यम से आप क्वेश्चन सही करके निकल आओगे। 46 है, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन नहीं है, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब कोई चीज बढ़ती है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और एक और शब्द आता है इन्फ्लेमेशन, उसका मतलब होता है सूजन। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन ए 10 रुपीज नोट विल नॉट बाई यू। अब देखो, नोट है, ये आपका कोर वर्ड है और उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, एस लगा हुआ है। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो कि साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 47, द फर्स्ट इनिंग। न्यूज और इनिंग के आखिरी में हमेशा एस आता है, कभी भी आपको एस रिमूव नहीं करना। अच्छा, ये कंफ्यूज क्यों किया गया है? ऐसे लगता है कि इनिंग्स प्लूरल है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो इनिंग लिखेंगे। नहीं, इनिंग्स चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो, आप इनिंग्स लिखते हो। समझ में आई बात? एस न्यूज और इनिंग्स का कभी रिमूव नहीं करते हैं, और ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है इनसे। क्वेश्चन ही आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार आप ऐसे ही देख के क्वेश्चन टिक कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 26। ये एक ऐसी चीज है जो थ्योरी के पोर्शन में नहीं पढ़ाई गई है, लिखा है जून 26। देखो, ये स्ट्रक्चर गलत है, इसका 2 स्ट्रक्चर होता है लिखने का। जब आपको डेट लिखना हो तो आप ऐसे लिखते हो, जब मंथ का नाम और वो लिखते हो जून 26 लिखते हो, या फिर ऐसे लिखते हो 26 जून। ये 2 स्ट्रक्चर करेक्ट होता है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट होता है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट होता है, ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, जून 26 या 26 जून रखना है। मतलब अगर न्यूमेरिकल रखना है, मैं इसको फॉर्मुलेट कर देता हूं, न्यूमेरिकल आपको पहले रखना है 25 अगस्त या फिर अगस्त 25। जब आप इस नंबर को बाद में रखते हो तो टीएच नहीं लगाते हो, इस नंबर को पहले रखते हो तो टीएच लगाते हो। यह स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करना है जब भी आप डेट और डे दोनों एक साथ में मेंशन कर रहे हो। तो ध्यान रखिएगा ना, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, समझ में आई ना? बाद में टीएच नहीं लगाते हो, 26 जून लिखते हो या जून 26 लिखते हो। ये नई चीज है जो थ्योरी में कवर नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर एमंग द यूथफुल ऑफ टुडे एज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट हैज टेकन ओवर ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव हॉबी। ये क्वेश्चन पता है कैसा है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको अब पहचानने आना चाहिए कि कहां पे नाउन की जरूरत है, कहां पे सब्जेक्ट की जरूरत है, कहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत है और कहां पे एग्जेक्टिव की जरूरत है। मैं इसको ब्रेक करके आपको सिखाता हूं, जरूरी है, थोड़ा आप समय दीजिएगा। एक क्वेश्चन सीखोगे, इससे 10 क्वेश्चन अपने आप सीखोगे। रीडिंग इज यहां पे आपको वर्ब मिला, नो लॉन्गर पॉपुलर एमंग प्रीपोजिशन है,
एमंग ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन है। इसके बाद ये आर्टिकल है, फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। मैं दो प्रीपोजिशन के बीच का गैप लेता हूँ और यहीं से मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रीपोजिशन है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर एक नाउन तो आना चाहिए भाई, एक नाउन आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन है, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है, ये है आपका एमंग, ये प्रीपोजिशन है और ये है प्रीपोजिशन। अब इसके बीच में दो शब्द आए हैं, एक आया है द आर्टिकल, एक आया यूथफुल। क्या है, एक आया है द और एक आया है यूथफुल। तो ये अगर प्रीपोजिशन है तो अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट यूनिट लेगा। ऑब्जेक्ट यूनिट जो मिलके बना होता है, नाउन से मिलके बना होता है, प्रोनाउन से मिलके बना होता है, एग्जेक्टिव, आर्टिकल और एडवर्ब से बना होकर मिल सकता है। मतलब वो अप टू 4 कंपोनेंट तक बना होता है। तो इसमें दो ही शब्द है, मतलब दो कंपोनेंट होना चाहिए। एक आपका आर्टिकल हो गया, एक आपका आर्टिकल हो गया, तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो पक्का नाउन होना चाहिए। बगैर नाउन के ऑब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ पे लिखा है यूथफुल, तो ध्यान रखिएगा जो FUL शब्द होता है, ये FUL शब्द होता है, ये एग्जेक्टिव रिप्रेजेंट करता है। आगे चल के देखोगे ये कुछ ऐसे होता है कि नाउन के साथ फुल लगाते हो तो ये एग्जेक्टिव बनता है, एग्जेक्टिव के साथ फुल लगाते हो तो आप एडवर्ब बनाते हो। ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से जाता है। जो आपका नाउन है, यूथ आपका एक कॉमन नाउन है, यूथ एक आपका कॉमन नाउन है और ये एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है, एक कॉमन नाउन है। मैंने दो बार बात रिपीट की ताकि आपको याद रहे। तो यहां पे आपको चाहिए नाउन, तो फुल जो लगा हुआ वो गलत है। इसको करेक्ट अगर करोगे तो आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, आपको इस्तेमाल करना होगा यूथ। अब ये सेंटेंस आप तभी करेक्ट कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस पढ़ने में इतना हो जाए और पढ़ते पढ़ते ये अटपटा लग जाए, तब आप इस पे टिक कर सकते हो। फ्लो में पता चलने लगे यार कुछ तो अटपटा हो रहा है, यार यूथफुल नहीं लिख सकते। अब मैं इसको पढ़ के दिखाता हूं। रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर एमंग द यूथफुल ऑफ टुडे। नहीं, कई बार क्या होता है हिंदी भाषी बच्चों को पता ही नहीं चलता यार कि हमारा रिदम सही नहीं जा रहा, उनको लगता है सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। यार ये टेक्निकल है थोड़ा, इस टेक्निकलिटी को थोड़ा सा समझने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का जानना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, फिर प्रीपोजिशन आएगा तो फिर ऑब्जेक्ट लेगा, लेकिन प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेगा। और जैसे ही प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा तो उसमें आपको एक नाउन ढूंढना रहता है। तो यहाँ पे यूथ चाहिए, ये एग्जेक्टिव नहीं चाहिए, तो यूथफुल को आपको यूथ में कन्वर्ट करना होगा, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। टेक्निकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50, आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड्स। देखो डियर शिप एक बार और पहले भी इस्तेमाल हुआ, फिर से आया। एसएससी में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत कंसेप्ट रिपीट होते हैं, तो डियर्स नहीं लिखना होगा, डियर रखना होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ए 5 men इंक्वायरी। ए 5 men इंक्वायरी, ध्यान रखिएगा कि इंक्वायरी कमेटी लिखा है, ए 5 men इंक्वायरी कमेटी। तो कमेटी तो जो है वो आपका मेन वर्ड हो गया। वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब होता है एग्जामिन करना। तो ध्यान से देखिएगा, ए 5 men इंक्वायरी कमेटी लिखा है, कमेटी मेन वर्ड है, बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पता है कि कोई भी नाउन प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हो तो मेन को आपको मेन करना पड़ेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड हैंड फर्नीचर्स, पता चल गया एरर कहां है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, हिज फादर बॉट दीज फर्नीचर्स। देख रहे हो कितना फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 2014 में 2 सेट में क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। लेक्चर नंबर 1 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक याद है आपको, उसके अंदर सबसे पहले आपको यही बताया गया, सिंबल, सिंबल को लेटर कहते हैं, लेटर को कंबाइंड फॉर्म में अल्फाबेट कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि अल्फाबेट्स प्लूरल नहीं बनाते हैं, यहीं से पता चल गया कि ये वाला एरर है। अल्फाबेट लगाओगे अल्फाबेट, अब सही हो जाएगा। आई वॉच्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। एक क्वेश्चन और हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया था कि इमिनेंट, सो यहां पे पियानिस्ट की स्पेलिंग गलत है, पियानिस्ट की स्पेलिंग गलत है। पियानिस्ट की स्पेलिंग आपको करेक्ट करना है। और पियानिस्ट की स्पेलिंग क्या होता है, PAI होता है, PIA होता है। ये आप जरा दिमाग लगाओ कि क्या होता है। करेक्ट स्पेलिंग ये है, ध्यान रखिएगा। पियानिस्ट स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन आता है PIA नेस्ट NIST। मैं इसको याद करने का कई बार कंफ्यूज होता है। पिया ऐसे याद रख सकते हो, मेरा पिया घर आया से पिया याद रख सकते हो, पी या याद रह जाएगा, और निस्ट तो याद हो जाएगा यार, पियानिस्ट।
आई थिंक कि आज के बाद स्पेलिंग आपको नहीं भूलेगा, ठीक है, स्पेलिंग हमेशा याद होना चाहिए। 2 क्वेश्चन मिल गया, इस तरीके भी क्वेश्चन आते। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस, देखो लगेजेस दिया हुआ है और लगेजेस प्लूरल में इस्तेमाल नहीं करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। द चिल्ड्रंस वर हैप्पी व्हेन द फिल्म स्टार्टेड। देखो चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म होता है, चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो होता है चिल्ड्रन। ये आपको 2 जगह पढ़ाया गया है, एक तो सिंगुलर प्लूरल पढ़ाते वक्त भी, और दूसरा चीज़ है जब आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया जा रहा था तब भी ये बात पढ़ाई गई। तो चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं पढ़ाते, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन बन भी नहीं सकता था। दिस इज जॉन्स बुक ऑन द टेबल। जब आप जॉन्स बुक लिखते हो, जॉन की किताब लिखते हो, तो यार एक तो जॉन को प्लूरल आपने बना दिया, नाउन के बाजू में नाउन, प्लूरल नहीं बनाते। आपको जो लिखना था वो लिखना था जॉन्स बुक, ये है करेक्ट वर्जन। तो 58 क्वेश्चन में जॉन्स बुक लिखना है जॉन बुक की जगह। 59 है इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेस। देख रहे हो ये 7वीं 8वीं बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 60 की, डिड यू हियर मेनी न्यूज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन वाइल यू वर इन द कंट्री। न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज क्या है? न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप फ्यू और मेनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हो और आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हो। ये चीज आप ध्यान रख लो, आगे जब जाओगे तो और पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी ये बात ध्यान रख लो। तो न्यूज के पहले मेनी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे डिड यू हियर एनी लिख सकते हो। डिड यू हियर एनी न्यूज अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन वाइल यू वर इन द कंट्री। क्या तुमने कोई खबर सुनी जब तुम कंट्री के अंदर थे? कोई पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड कोई खबर सुनी जब तुम कंट्री में थे? ये बात इस सेंटेंस का मतलब है। ये मैसेज पूछना चाह रहा है भाई पूछने वाला, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से कि न्यूज़ में न्यूज़ तो डाला गया है, लेकिन साथ में मेनी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनको काउंट नहीं कर सकते, उनके पहले नंबर बताने वाले कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रिस्पेक्ट। यहां पे आपको एक बात समझना है, होमेज और फ्यूनरल के बीच का डिफरेंस। यहां जो बात आपको समझना है, एक तो समझना है होमेज और फ्यूनरल के बीच का डिफरेंस। द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रिस्पेक्ट, दो चीज होती है, आपने देखा होगा। एक होता है फ्यूनरल। फ्यूनरल किसको बोलते हैं? फ्यूनरल बोलते हैं जब आप दाह संस्कार करते हो। क्या होता है? दाह संस्कार, दाह संस्कार होता है। और होमेज वो होता है जब आप श्रद्धांजलि देने जाते हो। जैसे आपने देखा है कई बार मूवीज में होता है, किसी के मरने के बाद एक फोटो ऐसे लगाई जाती है जिसके ऊपर ऐसे माला लगाया जाता है। माला लगाने के बाद कुछ लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, मौन धारण करके वाइट कपड़ों में बैठे होते हैं। समझ रहे हो ना? तो जब आप द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रिस्पेक्ट, जब रिस्पेक्ट पे करने के लिए आप जाते हो, तो जिस टाइम पे दाह संस्कार होता है उस टाइम पे आप रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं जाते हो। आप होमेज देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए तब जाते हो जब श्रद्धांजलि वाला सिस्टम होता है। ठीक है, दाह संस्कार वाले समय पे नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको फ्यूनरल की जगह होमेज इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, अलग अलग टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप दाह संस्कार की बात करोगे तो फ्यूनरल इस्तेमाल करोगे, जब आप होमेज की बात करोगे तब बात होती है श्रद्धांजलि देने की। तो यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही थी। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो कोई नेता की डेथ हो गई है, उनकी मूर्ति बनाई जाती है, सब लोग जाते हैं वहाँ पे माला फूल डालते हैं, तो वो होमेज वाला सीन होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, ये फ्यूनरल के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे। क्योंकि होमेज के टाइम पे आदमी रिस्पेक्ट देने के लिए जाता है, जब आदमी जलाने जाता है तो उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे तो उसके अंदर दुख होता है, वहाँ पे जो है रिस्पेक्ट या अपना सपोर्ट शो करने के लिए नहीं जाता है। समझ में आई बात? तो फ्यूनरल और होमेज के बीच का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस। ये देखो दोबारा मिला चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस। कई बार मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार एसएससी में रिपीट किए जाते हैं। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 2015 के सेशन में मैं एग्जाम में बैठा था, मेरे सेट में ये नहीं आया था। सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर सी फेड हर डॉग, किसी और सेट में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। अब एक बात आपको समझना, ये क्वेश्चन नंबर 63 कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा टेक्निकल आ जाता है। लिखा है अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। यार जब हम औरत बोलते हैं तो लड़की बड़ी हो चुकी होती है, तो लड़कियों की
अपब्रिंगिंग की जाती है, औरतों की नहीं। लड़कियां अपब्रिंग करके औरतें बनाई जाती हैं, औरतों की अपब्रिंगिंग नहीं होती है। समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। यहां पे जो है अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स, समझ में आई बात? फिर से मैं एक बात समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ना गलती तकरीबन 95% बच्चों से होगी, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देंगे कि इसमें क्या एरर है यार, क्या मतलब इतना टेक्निकल क्वेश्चन सोचो कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि किसी को पता नहीं यार, मजे मजे में लोग उजाड़ देंगे, किसी को समझ में नहीं आएगी यार भाई लड़कियां जो है अपब्रिंग करके बड़ी करके औरतें बनाई जाए। अब औरतें मेच्योर होती हैं, औरत हम तभी बोलते हैं जब लोग मेच्योर हो जाते हैं। उनकी अपब्रिंगिंग की कौन सी बात होती है यार, बच्चों की अपब्रिंगिंग की जाती है। तो यहां पे आपको गर्ल्स इस्तेमाल करना है। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 64, द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। यहां पे आपको समझना है कि द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। अब जैसे आप चुनाव कर रहे होते हो, बोल रहे हैं द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट, कौन से सर्वेंट ने, कौन से सर्वेंट की बात होती है। अगर एक सर्वेंट होता तो डायरेक्टली उसी की बात होती, यहां पे उसके पास एक से ज्यादा सर्वेंट है, उसमें से चुनाव करना है। तो ये जो सर्वेंट है ना, यहां पे आपको प्लूरल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? यहां पे आपको प्लूरल लेना पड़ेगा। द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। ये नाउन का क्वेश्चन तो है, साथ में एक अलग से चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये उसका भी है। कुछ चीजें नाउन में जब छूट जाती है तो उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में कवर किया जाता है, क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है वो वर्ब से भी होता है, वो नाउन से भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसका टेक्निकल मतलब समझा देता हूं। आपको चुनाव करना है, अगर एक सर्वेंट होगा तो डायरेक्टली उसी की बात की जाएगी, एक से ज्यादा होगा तभी तो उसमें चुनाव की बात करोगे। द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल, लैंडलॉर्ड बता नहीं सकता था कि कौन से नौकर ने चोरी किया है। इसका यह मतलब है कि बहुत सारे नौकर थे, उनमें से कौन से वाले ने चोरी किया है। और वैसे भी एक सिंबल है जो आप याद रख सकते हो कि ऑफ के बाद जब नाउन इस्तेमाल करते हो, या तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। समझ में आई बात? या तो अनकाउंटेबल नाउन होता है या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ये गोल्डन रूल आप याद रख लो, आपको उससे कभी गलती होगी ही नहीं। जब भी आप ऑफ के बाद आप आओ तो आप हमेशा इस चीज का इस्तेमाल करो, या तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन रखो या तो फिर अनकाउंटेबल। ये गोल्डन रूल आप समझ के याद रख सकते हो। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत कम समय में क्रैक हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, आई आस्क्ड द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर ए 500 रुपीज नोट। देखो यार, ये तो इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा थक गया हूं, जुबान में पानी आने लगा है, तो प्रोनाउंसिएशन भी कुछ का कुछ निकल रहा है, थोड़ा रिलैक्स होता हूं। 66, देयर लगेज विच वर केप्ट एट द स्टेशंस, रेस्ट रूम्स, लॉकर्स वॉज लेटर रिट्रीव्ड। अब देखो ये क्वेश्चन आया, स्टेशंस, रेस्ट रूम्स, लॉकर्स। लास्ट लेक्चर, लास्ट स्लाइड्स याद है, वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिक्वेंशियल, कॉमन और स्प्लिट पोजीशन की, जिसमें हमने चर्चा की थी कि अगर आपको नाउन मिले, आपको N1 एपोस्ट्रॉफी S मिले और N2 एपोस्ट्रॉफी S मिले, तो इसका ये मतलब होता है N1 एपोस्ट्रॉफी S मिले, N2 एपोस्ट्रॉफी S मिले, तो इस स्ट्रक्चर को आप बदलते हो। इस स्ट्रक्चर को ऐसे बदलते हो कि इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। सारी बात ऐसे ही चलेगी, पीछे वाली बात भी ऐसे चलेगी। ये जो डबल एपोस्ट्रॉफी है उसको आपको बदलना पड़ेगा। लिखा है केप्ट एट द स्टेशंस, रेस्ट रूम्स, लॉकर्स, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? द लॉकर्स ऑफ स्टेशंस, रेस्ट रूम, स्टेशंस, और आगे क्या लिखना पड़ेगा? रेस्ट रूम। अच्छा, इसमें एक बात ये देखिएगा कि आधा पार्ट 2 में है, आधा पार्ट 3 में है, तो करेक्ट कैसे करोगे? ये टेक्निकल क्वेश्चन था। कब का क्वेश्चन है? ये 2016 का CHSL का क्वेश्चन है। तो आप इसको चाहे 2 में एरर मारते, चाहे 3 में एरर मारते, चाहे 2 में एरर मारते, चाहे 3 में एरर मारते, दोनों सही होता। और वैसे भी इस क्वेश्चन का जो मार्क्स एलोकेट होता है वो सभी को एलोकेट हुआ होगा, सभी को नंबर मिला होगा इस क्वेश्चन को, बाद में जब भी इसके करेक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया होगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट वर्जन है कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन 67, द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हाउसेज ए शॉप फ्लोर एंड 10 क्यूबिकल्स
फॉर द स्टाफ इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर। 1000 स्क्वायर मीटर्स, यहां पे आपने मीटर्स लिया है और साथ में स्क्वायर्स लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स द फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हाउसेज ए शॉप फ्लोर एंड 10 क्यूबिकल्स फॉर द स्टाफ इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर। नाउन के बाजू में नाउन प्लूरल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड है। क्या है? डिस्क्रिप्टिव वर्ड है। 68 रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज, सीनरीज नहीं होना चाहिए, सीनरी होना चाहिए। 69 है द फूड बास्केट कंटेन्ड ए डार्क चॉकलेट एंड एक्लेयर एंड ए पेस्ट्री नीटली रैप्ड इन फॉयल पेपर्स। ये वाला क्वेश्चन भी टेक्निकल है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिले जो टेक्निकल है, मतलब जो किसी बच्चे से सही नहीं होता। यहां पे मतलब ऐसा एरर ही है यार कि मतलब हद ही है। देखो एक्लेयर भी होता है और एक्लेयर्स भी होता है, लेकिन जो चॉकलेट आता है वो चॉकलेट जो होता है उसकी स्पेलिंग एक्लेयर्स लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा है एन एक्लेयर लिखा है ना, इसकी स्पेलिंग में ऐसा आता है। ये वो चॉकलेट है जो नाम होता है, एक्लेयर चॉकलेट का नाम होता है, एक्लेयर्स लिखते हैं हम, एक्लेयर नहीं लिखते। समझ रहे बात? लेकिन एक्लेयर शब्द गलत नहीं है, लेकिन यहां पे देखिएगा कि जो रिदम है, चॉकलेट की बात हो रही है, एक्लेयर भी एक तरीके की चॉकलेट है, कंपनी का नाम लिया जा रहा है, और पेस्ट्री की बात हो रही है। तो डार्क चॉकलेट की बात हो रही है, एक्लेयर चॉकलेट की बात हो रही है, और पेस्ट्री की बात हो रही है। तो यहां पे उसकी स्पेलिंग में ऐसा आता है। ये इतना टेक्निकल एरर पूछा गया था, किसको पता यार, कौन ध्यान दे रहा है कि एक्लेयर होता है कि एक्लेयर्स। सबको समझ में आएगी, इवन तो मैं बैठा हूंगा, ये बड़े बड़े लोग बैठे होंगे, उनको एक बात समझ में आएगी यार, एक्लेयर एक चॉकलेट, एक्लेयर से यार एक से ज्यादा चॉकलेट। आइडियली आप जाते हो चॉकलेट खाते हो तो आपको बस यही याद है, एक्लेयर चॉकलेट दे दो, एक्लेयर चॉकलेट दे दो। यार कौन खोल के पढ़ रहा है कि उसको एक्लेयर्स लिखते हैं स्पेलिंग में। इतना टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था भाई साहब। इसको कहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना। ये डिफिकल्ट था, ये किसी से हिला नहीं होगा, सबने गलत किया होगा। समझ में आई बात? तो किसी को डरने की जरूरत नहीं। इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है वो किसी से नहीं झिलता, किसी से नहीं हो सकता। ऐसे तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, एक आध क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा रखा ही जाता है कि किसी से ना टूटे। चलो ये आ गया था तो इसको पढ़ते हुए चलो। अब मान लो इसी तरीके का कोई क्वेश्चन और भी बन गया ना, तो आप गेस मार्क के आओगे, और मान लो उसमें कोई एरर ही ना दिया हो, फिर पता चला आपको नो एरर माना था, आपने जबरदस्ती कैसे में एरर निकाल दिया, तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। आप उतनी ही पढ़ाई कर सकते हो जितनी आपकी बुक्स में है, उतनी ही डेप्थ में घुस सकते हो जितनी घुसनी चाहिए, और एक लिमिट के बाद अगर आप घुसना चालू किए तो आपको पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो जाना है। ऐसे तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, अभी तक अच्छे अच्छे लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं फ्लुएंटली, उनको भी अगर एग्जाम में आपके बैठा दिया जाए ना तो अच्छा सा स्कोर नहीं कर पाएंगे। स्कोर करना इज द डिफरेंट थिंग, इंग्लिश बोलना इज द डिफरेंट थिंग। समझ में आई बात? आपको स्कोर करना है, आपको इन चीजों को गो थ्रू करना है, और इतनी ही चीजों के साथ गो थ्रू करना है, फिर अगले चैप्टर में मूव कर देना है। इसके बाद सिर्फ टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन पे फोकस रखना है, जो जो रास्ते में मिल जाए सिर्फ उनको देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 70 है, द शिफ्टिंग टास्क इज ऑलमोस्ट डन, ओनली द फर्नीचर्स। एरर यार मुझे लगता है 10वीं बार आ रहा होगा ये। 71 इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स द कार वुड नॉट बी एबल टू क्लाइम द हिल। क्वेश्चन नंबर 71 यार देखो टेक्निकल है। देखो हमारे कार में क्या होता है, हमारे कार में बहुत सारी गियर्स होती है, लेकिन एक बार में एक ही गियर फंक्शनल होती है। तो जब आप गियर डालते हो तो राइट गियर में हो या रॉन्ग गियर में हो, गियर में होती है, वो गियर्स में नहीं होती, क्योंकि एक बार में एक से ज्यादा गियर लगता ही नहीं है। अब क्या है, जो लोग कार चलाते हैं उनको ये बात पता है कि एक बार में एक गियर लगता है, लेकिन अगर वही लोग जिनको ये नॉलेज है कार चलाने वाले लोगों को, वो भी अगर एग्जाम में बैठ जाएं तो वो भी ये क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत क्लासिक क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं एग्जाम को बहुत डिफिकल्ट बनाना, और लिटरली ये एग्जाम को डिफिकल्ट बनाने वाली बात ये थी। अब ये आया है आपके 2016 के एग्जाम में और CHSL के एग्जाम में आया है, तो ध्यान रखिएगा कि रॉन्ग गियर्स नहीं होना चाहिए, रॉन्ग गियर होना चाहिए। रीजन इसके पीछे ये है, गियर का गियर्स आप लिखते हो, ये काउंटेबल है, लेकिन जब बात करते हैं हम फंक्शनल होने की तो एक बार में एक ही गियर फंक्शनल होता है। इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर द कार वुड नॉट बी एबल टू क्लाइम द हिल। अगर आप रॉन्ग गियर में हो, रॉन्ग गियर्स में कैसे हो सकते हो, एक साथ आप 2 गियर में तो हो ही नहीं सकते हो ना, चाहे वो चौथी गियर पे, चाहे 5वीं पे, चाहे पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे, तो एक बार में एक ही गियर में होती है। इसी वजह से आपको गियर इस्तेमाल करने की जरूरत है, गियर्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। अब ध्यान से देखिएगा यार, प्लूरल बनाया गया है और ये इतना इजी शब्द, इतना डिफिकल्ट भी नहीं यार। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये तो पढ़ाते वक्त स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ लिख के आना चाहिए आपको, लॉ प्लूरल नहीं है। अगर इसका पॉजेसिव केस बनाते तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते।
आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर मी। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड्स, ग्रेटिट्यूड आप आभार व्यक्त कर रहे हो। क्या आप व्यक्त कर रहे हो? आभार व्यक्त कर रहे हो। और इस सेंटेंस में बोला गया है आप आभारें व्यक्त कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड ना आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, टेंजिबल है नहीं, अनकाउंटेबल है। तो ग्रेटिट्यूड बोलते हैं भैया, ग्रेटिट्यूड्स नहीं बोलते हैं। समझ में आया? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको पढ़ने के बाद ना, उनकी मीनिंग जानने के बाद आपको पता होना चाहिए फीलिंग है, फीलिंग है तो अनकाउंटेबल है भाई, अनकाउंटेबल है तो उनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर मी। नंबर 74 है, रिहाना हैड एवरीथिंग, ब्यूटीज, ए गुड फिगर एंड ए स्वीट पर्सनालिटी। रिहाना के पास है सुंदरता। सुंदरता अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा ब्यूटी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, फॉर ए फुल वीक सी इंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए बिग सिस्टर। पूरे सप्ताह के लिए उसने एंजॉय किया बड़ी बहन होने के लिए। अब एक बात समझिएगा कि जब हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो हम बिग सिस्टर, स्मॉल सिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, पर ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं होता है। जैसे कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाते हो, उसी तरीके से सिस्टर जब आपको बड़ी बहन बोलना हो या छोटी बहन बोलना हो तो आप जो शब्द इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करते हो बड़े के लिए एल्डर और छोटे के लिए यंगर शब्द का इस्तेमाल करते हो। ये करेक्ट डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, करेक्ट एग्जैक्टिव है। तो यहाँ पे बिग की जगह जो होना चाहिए वो होना चाहिए एल्डर। ध्यान रखिएगा, बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन जब आपको बोलना हो तो एल्डर और यंगर का इस्तेमाल करके बोलोगे, बिग और स्मॉल का इस्तेमाल करके नहीं बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, नो बेगर्स हु कम्स टू आवर डोर्स गोज बैक एम्प्टी हैंडेड। अगर कोई भिखारी हमारे दरवाजे पे आता है तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। जैसे डोर का प्लूरल होता है, डोर का प्लूरल होता है, तो यहाँ पे डोर्स लगाया गया है कंफ्यूज करने के लिए। सेंस समझो, जब हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भिखारी हमारे दरवाजे पे आता है तो खाली नहीं जाना चाहिए, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि कोई अगर भिखारी हमारे दरवाजों पे आता है। यहाँ पे हम जब इस रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं तो हमेशा हम अपने मेन गेट की बात करते हैं और यहाँ पे आपको डोर को सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना होता है। तो इस खास बात को ध्यान रखना। कोई लोग ये बोलेंगे अरे मेरे पास तो कई सारे दरवाजे हैं, हमारे इधर हर दरवाजे पे भिखारी आते हैं तो हम डोर से इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, जब ये बात हम कहते हैं तो ये बात हम इस तरीके से कहते हैं कि अगर कोई भिखारी हमारे दरवाजे पे आए तो खाली नहीं जाना चाहिए, हमारे दरवाजों पे आए तो खाली नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई भिखारी हमारे दरवाजे पे आए तो खाली नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो सिंगल यूनिट की तरह है। मेन गेट के लिए ये बात कही जाती है कि अगर हमारे दरवाजे पे आए तो खाली नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डोर इस्तेमाल करने की जरूरत है, डोर से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, तो इसे करेक्ट कीजिएगा। 77 है, टू द वेल इट्स टेल इज द सोल मीन ऑफ प्रपल्सन। आपको पढ़ाया गया मीन और मीन्स में फर्क। मीन्स का मतलब होता है वेज और मीन का मतलब होता है मीनिंग। टू द वेल, वेल के लिए इट्स टेल इज द सोल मीन्स ऑफ प्रपल्सन। और जब हम मीन्स लगाते हैं तो ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है वेज या फिर तरीका। वेज होता है या फिर तरीका। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो समझिए कि ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और यहाँ पे देखोगे इसके बाद ये आर्टिकल इस्तेमाल है। जब आर्टिकल इस्तेमाल होगा और इसके बाद है ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद की कहानी अलग से चलती है। प्रीपोजिशन के बाद की कहानी अलग से चलती है, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल अपने बाद नाउन तो लेगा। जो सोल है वो एग्जेक्टिव है, ये नाउन नहीं है, यानी नाउन आना चाहिए। और ये आपका जो मीन है अगर नाउन है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं मीन्स के फॉर्म में। और मीन्स का मतलब होता है वेज और तरीका। तो एक तो ये चीज समझ के आप करेक्ट कर सकते हो। दूसरा ये है टू द वेल, अगर हिंदी मीनिंग समझ लो कि वेल मछली के लिए उसकी जो पूंछ होती है वो प्रोपल्सन का काम करती है। प्रोपल्सन मतलब पुश, एनर्जी देने का काम करती है ताकि वो तैर सके पानी के अंदर, स्पीड मेंटेन कर सके। समझ में आई बात? तो यहाँ पे तरीके की बात हो रही है, उसके पूंछ उसका प्रोपल्सन का एक तरीका है। उसको तैरने के लिए जो एनर्जी मिलती है, जो पुश मिलता है, उसका एक तरीका है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78, ऑल द फर्नीचर्स। जैसे आपने फर्नीचर्स देखा, इसको करेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 79, इजी राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग। प्लानिंग जो होती है वो आपकी अनकाउंटेबल होती है, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो जो मेनी लगा हुआ है अनकाउंटेबल के साथ आप नंबर बताने वाले शब्द इस्तेमाल नहीं करते हो। ऑलरेडी इस तरीके का 2-3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास में। तो मेनी की जगह जो आपको लगाने की जरूरत है वो मच लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ही लर्न द अल्फाबेट्स। पहला लेक्चर याद है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। आपको बताया गया है अल्फाबेट को अल्फाबेट्स की तरह पूछा गया आपके एग्जाम में। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो अल्फाबेट लिखते हैं, अल्फाबेट्स नहीं लिखते हैं। ये
लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट बोलते हैं। 81 वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। यार देखो, वर्मिन जो होता है कीटनाशक, मतलब वो कीड़े मकोड़े होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, वर्मिन उस ग्रुप को बोलते हैं। और ये एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ जो आप लगाते हो वो डू लगाते हो, डज नहीं लगाते हो, हैज़ लगाओगे, हैव नहीं लगाओगे, सॉरी हैव लगाओगे, हैज़ नहीं लगाओगे, हैव लगाओगे, हैव नहीं लगाओगे, और वर लगाओगे, वॉज नहीं लगाओगे। आप इसके साथ आर लगाओगे, इज नहीं लगाओगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आए? वर्मिन एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होता है। कैटल याद रहना चाहिए, वर्मिन याद रहना चाहिए आपको, जो है पोल्ट्री, पिजेंट्री, मतलब ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। पुलिस और पीपल तो जरूर याद रहनी चाहिए, अपनी जुबान पे याद रहनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर्स ऑफ सफरिंग। लिखा है इट्स शेयर्स ऑफ सफरिंग। जैसे बात आती, मीनिंग तो गई यार अलग बात की, इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हो। अब लिखा हुआ है ऑफ के बाद सफरिंग। ऑफ के बाद एक बात आपको अंडरस्टैंड करनी है, या तो ये प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल होता है तो काउंटेबल ही होगा, तभी तो प्लूरल होगा, या फिर अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल हो तो भी चलेगा। अगर अनकाउंटेबल है तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, तो सफरिंग जो होती है, जो दर्द होती है यार, उसको काउंट कैसे करते हो। तो यहां पे लिखा हुआ इट्स शेयर्स ऑफ सफरिंग। यार जब ये अनकाउंटेबल है तो यार इसके अंदर कोई पार्ट निकाल रहे हो और उसको भी प्लूरलाइज कर रहे हो। नहीं यार, प्लूरलाइज नहीं कर सकते हो, तो मतलब इट्स अ शेयर ऑफ सफरिंग लिख सकते हो, शेयर्स ऑफ सफरिंग नहीं लिख सकते हो। तो टेक्निकली आपको ये समझना है। समझ में आई बात? और ये आपको एग्जाम में बहुत इस पे क्वेश्चन बनाया जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसी कंसेप्ट पे पढ़ाए जाते हैं। मैं इस कंसेप्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको बात समझना है। एक है ऑफ। ऑफ के बाद दो बातें आ सकती है। एक तो बात आ सकती है, वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यहीं पे आपको ब्रीफ कर देता हूं। दो क्वेश्चन आ गया इस वजह से। एक होता है कि ऑफ के बाद जो आता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह हो सकता है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और ऑफ के पहले जब यहां पे कुछ आप लगाते हो, इसका यह मतलब होता है कि इस वाले पार्ट में से, मतलब अगर प्लूरल है तो इसमें थोड़े चीजों की चर्चा करते हो। तो जब थोड़े चीजों की चर्चा करते हो, अगर प्लूरल है, मैं ये बॉक्स इस तरीके से बना रहा हूं, अगर ये प्लूरल है तो इसका ये मतलब है, मान लो यहां पे अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो 10 या फिर 20 यूनिट कुछ इसके अंतर्गत आती है, वो तो आप गिन सकते हो। ठीक है। तो हम इस 20 में से यहां पे एक की चर्चा कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे हम एक से ज्यादा की भी चर्चा कर सकते हैं। मान लो 20 में से हम 10 निकाल के चर्चा में लाए, 5 निकाल के चर्चा में लाए, आगे की इंफॉर्मेशन उसी 5 के चर्चे में किया जाए। लेकिन जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे बात हो रही है सफरिंग है, सफरिंग का एक शेयर निकाल दिया। तो जब यहां पे इस वाले केस में आप इस्तेमाल करते हो, इस वाले केस में आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको ध्यान रखना होता है कि यहां पे आप प्लूरल वर्जन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्या? यहां पे आप प्लूरल वर्जन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इस वाले केस में आप यहां सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो। इस वाले केस में प्लूरल वर्जन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यहां पे जो कुछ भी इस्तेमाल करोगे हमेशा सिंगुलर वर्जन में इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये काउंटेबल है ही नहीं है। तो यहां आप कैसे काउंट कर सकते हो? क्योंकि इसी के एक हिस्से का डिस्कशन इस साइड में करते हो। जैसे हम बात कर रहे हैं सफरिंग की, तो उसी के एक शेयर की बात कर रहे हैं, तो आप शेयर्स नहीं लगा सकते हो, आप शेयर्स नहीं लगा सकते, आपको सिंगुलर वर्जन यहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल थोड़ा सा रूल है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर पे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन एज इट कंटेन्स मेनी गुड एडवाइसेस। मेनी गुड एडवाइसेस, एडवाइसेस इसका प्लूरल बना दिया आपने। एडवाइस, आपको अगर एडवाइस का प्लूरल बनाना है तो ए पीस ऑफ एडवाइस, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइसेस, ये आप इस्तेमाल करते हो। समझ में आई बात? समझ रहे हो मेरी बात? ए पीस ऑफ एडवाइस, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ये आप बात करते हो। इस केस में यहां पे जो लिखा है ना, द बुक्स बीइंग रिटेन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मेनी गुड एडवाइसेस, तो गुड एडवाइसेस नहीं होगा, यहां पे जो होगा वो गुड एडवाइस होगा। तो एडवाइसेस को आप एडवाइस में करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, यहां पे
इस रूल को जो मैं डिस्कस कर रहा हूं तो इसका ना थोड़ा डिटेल भी है, जो इस वाले केस का है, जो अनकाउंटेबल का है, इसका थोड़ा डिटेल भी है, इसका थोड़ा डिटेल भी है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा इसी सेंटेंस में, इसके नीचे वाले सेंटेंस पे यहाँ पे मेनी का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे मेनी का इस्तेमाल हुआ है, मेनी गुड एडवाइसेस। और कई बार आप देखोगे ऐसे लिख के आता है ए पीस ऑफ एडवाइस। कई बार आप देखोगे लिख के आएगा मेनी PIEC पीसेस ऑफ एडवाइस। अब देखो ये जो बात मैंने यहाँ पे बताई और यहाँ पे जो मैं ये बात लिख रहा हूँ दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे मैंने बोला कि अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम हमेशा सिंगुलर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसी रूल को यहाँ पे लगाऊं, कि एडवाइस जो है, एडवाइस आपका अनकाउंटेबल होता है। और जब बात करते हैं अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल के साथ आप कभी भी यहाँ पे प्लूरल नहीं रखते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने मेनी पीसेस लिखा हुआ है, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस आपने इस्तेमाल किया है। तो ये वाला जो डिस्कशन है, ये वाले डिस्कशन में यहाँ मैंने एक बात बोली कि नहीं, आप यहाँ पे सिंगुलर ही हमेशा रखोगे और यहाँ हमने प्लूरल रख दिया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जब चैप्टर में आप जाओगे तो इसका थोड़ा सा और डिटेल जाएगा। लेकिन अब दोनों क्वेश्चन अगर आ गए हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं यहीं एक्सप्लेन कर दूँ। कई बार क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में भी अगर हम बातचीत करें तो दो बातें होती है। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो सफरिंग आपने लिया, सफरिंग का एक छोटा सा शेयर निकाल के डिस्कस कर रहे हैं आप, ठीक है। सफरिंग का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे जो बात हो रही है एडवाइस की, जब आप सलाह देते हो तो सलाह भले गिन नहीं सकते हो, लेकिन सलाह एक बार में देते हो। अगर सलाह बार बार देते हो तो आप मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उस सेंस में मान लो एडवाइस को मैं कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट करूं, तो बात यहां पे हम जब मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस की करते हैं तब इसके शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, इसी अनकाउंटेबल के शेयर की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसको पूरा बात कर रहे हैं कि ये एक बार लिया, ये दो बार लिया, ये तीन बार लिया, चार बार लिया। इस केस में आप यहाँ पे इसका प्लूरल बना लेते हो। जैसे ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी के केस में बना लेते हो, फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर के केस में बना लेते हो, हेयर की बात करें तो हेयर के केस में आप ये बना लेते हो। लेकिन इस केस में जब आप यहाँ पे देखोगे जो सफरिंग है, सफरिंग का एक छोटा सा हिस्सा निकाल रहे हो, ये अनकाउंटेबल है। और जो इसका शेयर निकाल रहे हो तो शेयर्स ऑफ सफरिंग नहीं लिखोगे, जो आप लिखोगे वो लिखोगे शेयर ऑफ सफरिंग। समझ में आई बात? इसका जो डिटेल और टेक्निकल डिस्कशन है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में आपको मैं ले चलूंगा और गहराई से और डिटेल में डिस्कशन हम लोग इस चीज पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 और 83 में, कि कब एक केस आता है जिसमें आप अनकाउंटेबल होने के बाद भी यहाँ पे प्लूरल रख सकते हो और कब नहीं रख सकते हो। ठीक है, इस बात को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में हम डिटेल और डेप्थ में चर्चे में लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, ऑल माई होप वर ड्यूब्ड एंड वॉज प्लंग्ड इनटू डीप सैरो। प्लंग मतलब होता है डूबना। ऑल माई होप जो आशा होती है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सबसे बड़ा सवाल ये है। वर ड्यूब्ड एंड आई वॉज प्लंज्ड इनटू डीप सैरो। एक तो ऑल का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान से देखिएगा, किसका इस्तेमाल किया गया? ऑल का इस्तेमाल किया गया है। लिखा गया है होप और साथ में जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया प्लूरल। तो यहाँ प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल कैसे नहीं लिख सकते? ये भी पहचानने का एक तरीका होता है। होप आपका काउंटेबल नाउन होता है। आशा, आप ये बोलोगे सर उम्मीदें कैसे काउंट कर सकते हो? अब काउंटेबल है तो है, आप एक उम्मीद करते हो, एक से ज़्यादा उम्मीद करते हो तो उम्मीद आपका काउंट किया जा सकता है, लेकिन सफरिंग आपका काउंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सफरिंग को सफरिंग्स नहीं लिखते हो। तो कुछ चीज़ें इंग्लिश में आपको रटनी पड़ती है। तो होप यहाँ पे, और देखो यहाँ पे देखो हिंट भी दिया हुआ है कि आपको गलती नहीं करनी। जैसे आल का इस्तेमाल है तो होप्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑल माई होप्स वर ड्यूब्ड, तो अगर आप अपनी सारी उम्मीदों की बात कर रहे हो, या तो आपको वर को वॉज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात, अगर ये अनकाउंटेबल होता। पर होप जो है ये काउंटेबल होता है और आप इसको होप्स में बदलते हो। ऑल माई होप्स वर ड्यूब्ड एंड वॉज प्लंग्ड इनटू डीप सैरो। कुछ चीज़ें इंग्लिश में आपको रटनी पड़ती है, जब समझ में नहीं आती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो कई बार क्या होगा कि आप सफरिंग और होप को लेके आओ, सर होप कौन सा यार हम गिन पाते हैं, कौन सा फील कर पाते हैं, कौन सा टच कर पाते हैं, लेकिन होप काउंटेबल नाउन होता है, होप का होप्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 85, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपार्चर येट।
देखो दो बातें होती हैं, एक शब्द होता है एग्जैक्ट और दूसरा जो शब्द होता है वो होता है एक्यूरेट। अब आपको दोनों को सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, मैं अगर बात करूं एग्जैक्ट और एक्यूरेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपके सामने जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल है एग्जैक्ट, सॉरी वो एक्यूरेट इस्तेमाल है। अब बात हो रही एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है 100%। समझिएगा, मैं मैथमेटिकल टर्म में पढ़ा रहा हूँ भैया, इंजीनियर हूँ, ज़्यादा मैं लॉजिक लगाऊंगा तो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी, लेकिन मैं मैथमेटिकल टर्म में एक बात बताऊंगा तो आपको बात बहुत समझ में आएगी। अगर मैं बात करूँ एक्यूरेट की, तो मैथमेटिकल टर्म में समझो यार, सभी को याद हो जाएगा। एक्यूरेट का मतलब होता है 99.99999%। समझ में आई बात? इतना ही डिफरेंस होता है एग्जैक्ट और एक्यूरेट में। तो जब हम बात कर रहे हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपार्चर, तो इसका ये मतलब है कि ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आपको 100% सच बता सकूं कि कौन से दिन मेरा डिपार्चर होगा। यहाँ पे जो यूज करना है वो आपको एग्जैक्ट यूज करना है, और क्वेश्चन टेक्निकल है यार, देख रहे हो। एक्यूरेट और एग्जैक्ट दोनों सिनोनिम्स है, लेकिन इनके बीच में मैथमेटिकल जो डिफरेंस है वो ये है कि एग्जैक्ट का मतलब 100%, मतलब आप पूरा ओवरलैप करोगे, और एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम क्लोज जाओगे, क्लोज टू 100%, टेंडिंग टू 100%। समझ में आया? किसी ने लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ी है, टेंडिंग टू 100%। अगर कोई इंजीनियर इस वीडियो को देख रहा है तो टेंडिंग टू 100%, समझ में आई बात? एंड टेंडिंग टू 100%। मुझे यार वो ITJ की तैयारी का वक्त याद आ गया कि जब हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ते थे तो टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू इन्फिनिटी जैसे बहुत इस्तेमाल करते थे। तो ये वही चीज़ है कि 100 होना और 100 के करीब होना। तो यहाँ पे जो आपको इस्तेमाल करना है वो एक्यूरेट की जगह एग्जैक्ट इस्तेमाल करना है। देखो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वालों, अगर तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर गया हो तो मैं इससे बेहतर नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो थोड़ी मैथमेटिक्स बढ़ी है, और मैं पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर मैथमेटिकल टर्म में पढ़ा भी रहा हूँ, और वो भी ऐसा है कि 95% मैथमेटिकल टर्म में पढ़ा रहा हूँ, 5% रटना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में वो रटना पड़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी प्रॉब्लम मैं आपके लिए सॉल्व कर सकूँ उतनी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 86 है द सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सिवियर का मतलब होता है तेज या फिर तीव्र। साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज लेफ्ट बिहाइंड ए ट्रेल ऑफ मिजरी, और यहां पे लिखा क्या है? ट्रायल ऑफ मिजरी। ट्रायल मतलब ट्रायल लेना, और ट्रेल स्पेलिंग में बस इतना ही फर्क होता है। ट्रेल ऑफ मिजरी का मतलब है कोई चीज पीछे छोड़ना। समझ में आया? तो यहां पे ट्रेल इस्तेमाल करना, ट्रायल नहीं। ये ट्रायल है और ये ट्रेल है। याद है क्लास के लेक्चर में आपको ट्रायल और ट्रेल के बीच में डिफरेंस पढ़ाया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 87, दीज काइंड ऑफ क्लॉथ्स। एक तो आपको एक बात याद रखना है कि आप जो इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करते हो दिस काइंड, और दूसरा इस्तेमाल करते हो दीज काइंड्स। समझ में आई बात? और काइंड के साथ एक और चीज होता है, ये भी याद रख लो, दिस सॉर्ट या फिर दीज सॉर्ट्स। ये दोनों मैंने जब अपनी तैयारी की थी तो उस वक्त मैं किरण की बुक से ये चीज़ रट्टा मार पाया था, क्योंकि छोटा सा लाइन दिया हुआ था, और जब मैं क्वेश्चनर सॉल्व कर रहा था तो उस वक्त ये मुझे अक्सर करके मिल जाता था, फिर मुझे समझ में नहीं आता था, फिर मैंने एक बार पढ़ा कि पॉइंटर के फॉर्म में लिखा हुआ था, तो मुझे तब से याद हो गया कि भैया ये दोनों आपको टर्म याद रखना होता है, शॉर्ट और काइंड, और ये दिस के साथ शॉर्ट लगता है और दीज के साथ शॉर्ट्स लगता है। तो दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। ऑफ के बाद देख रहे हो प्लूरल आ रहा है ना? ऑफ के बाद देखो, मैंने जो प्रिपरेशन की थी अपने समय पे, और जो चीज़ मैं रट्टा मार के आया था, तो उसमें ना मैं कुछ कोर ऐसी चीज़ें जो याद रखता था। जैसे मैं हमेशा याद रखता था कि ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन अगर आया है तो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अगर काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, अदरवाइज अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो ऑफ के बाद हमेशा मैं ये, जब भी नाउन मुझे मिलता था मैं चेक करता था क्या मेरे पढ़े हुए डोमेन से वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। तो इस पे बेस एग्जाम में मैंने पैटर्न एनालाइज किया कि बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसमें भर भर के दिया जाता है, तो मैंने इसे याद ही कर लिया कि ऑफ के बाद जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। और बाद में हमें समझ में आया, इसको मैं समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो एक बड़ी बकेट है, इस बड़ी बकेट में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं,
और फिर हमने ऑफ लगाया और इसके अंदर से एक छोटा बकेट निकाला और इस बकेट का जो चर्चा है वो सेंटेंस के अंदर आगे लिख दिया। यही स्ट्रक्चर होता है जो मैं मैथमेटिकली समझ पाया। क्योंकि इंजीनियर होने के नाते यार देखो, एक बात तो है जो हम समझते हैं, हम हर चीज़ इंजीनियरिंग की भाषा में समझते हैं, हम हर चीज़ मैथमेटिकल टर्म में ही समझना चाहते हैं। इंग्लिश मैं कभी सीख नहीं पाता अगर मैं उसको भाषा की तरह सीखता। मैंने उसको मैथ्स के सब्जेक्ट की तरह फॉर्मुलेट किया है, उसके बाद इंग्लिश सीखा है और मैं वही फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो या मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो आप ये भाषा मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही समझो, फॉर्मुलेट करो चीज़ों को और उसके बाद पॉइंटर्स के फॉर्म में बनाओ और फिर समझदारी के साथ सब कुछ कैप्चर करो। क्वेश्चन नंबर 88, द टाटा ग्रुप ओन्स मेनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। देखो, टाटा ग्रुप ओन करते हैं मेनी इंडस्ट्रीज। देखो, इंडस्ट्री होता क्या है? इंडस्ट्री जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री हो गई। तो जो टाटा ग्रुप है वो कई सारी कंपनी ओन करते हैं, इंडस्ट्री ओन नहीं करते हैं। इंडस्ट्री यार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो एक पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, कई सारी कंपनी ओन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम आम बच्चे होते हैं हमको फ़र्क ही नहीं पता होता है कि इंडस्ट्री और कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है, और हमें ये भी नहीं पता होता कि टाटा ग्रुप है क्या, टाटा ग्रुप है क्या। तो वो इंडस्ट्री ओन करते हैं, वो कंपनी ओन करते हैं। इसके लिए हमें मैच्योर होना पड़ता है, हमें दुनिया भर की नॉलेज, जीके जीएस सब पढ़नी होती है। वो यहाँ पे नॉलेज लगेगा कि भैया जो टाटा ग्रुप है वो कंपनी ओन करती है, उनके पास बहुत सारी कंपनी है, वो इंडस्ट्री ओन नहीं करती है। तो आपको क्या बदलाव करना है? ये आपको बदलाव करना है इंडस्ट्री की जगह कंपनी। बहुत सारी कंपनीज ओन करती है, तो ये करेक्ट बात होगी यहाँ पे। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करें 89 की, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर स्टर्न वार्निंग। स्टर्न का मतलब हठी होना, स्टर्न का मतलब जिद्दी होना या हठी होना। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, लतिका कंटिन्यूड टेकिंग सुगर्स इन हर मिल्क। सुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, सुगर्स नहीं बनाया जाता है। अच्छा, जब मैं इन स्पाइट ऑफ को देखता हूं तो मैंने इसको इतना रट्टा मारा था अपने समय पे, तो मैं हमेशा इसके साथ एक चीज याद रखता हूं कि डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। तो या तो हम सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ इस्तेमाल करेंगे या तो डिस्पाइट। तो जब भी मैं इस फ्रेज को देखता हूं इन स्पाइट ऑफ, मुझे तुरंत याद आता है कि डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। तो आपको उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी होती है कि आपको हर चीज याद हो जाए, जुबान पे याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 90, ये याद करा दूंगा मैं सब, जैसे जैसे आप कोर्स आगे कवर करोगे मैं सब कुछ याद करा दूंगा, सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 90, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ इज इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स विथ जीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेट रूल। जब आप यहां पे पढ़ते हो टू एनी वायलेट रूल, तो यार आपको अजीब सा लगता है, मन के अंदर ही लगता है कुछ गलत गलत सा दिखाई दे रहा है। एक तो वायलेट रूल, वायलेट करने का मतलब होता है उल्लंघन करना, ये एक तो वर्ब है। तो जब आप रूल लिख रहे हो, नाउन लिख रहे हो, तो नाउन के पहले आप वर्ब डायरेक्टली नहीं लगाते हो। या तो आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि इसको V3 फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल करते हो जो कि एग्जेक्टिव का काम करता है, या तो इसको ING फॉर्म में इस्तेमाल करते हो जो कि काम करता है क्या, जो कि काम करता है आपका एग्जेक्टिव की तरह। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप पॉजेसिव फॉर्म में इस्तेमाल करो। अगर आपको नाउन इस्तेमाल करना है, जैसे वायलेट है, ये आपका क्या है, ये वर्ब है, लेकिन अगर इसका, अगर आप इस पूछो कि इसका जो है नाउन फॉर्म क्या होता है, तो इसका फॉर्म होता है वायलेशन। वायलेशन इसका नाउन फॉर्म है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सीक्वेंस से बता रहा हूं। इसका फॉर्म है जो है वायलेशन, वायलेशन इसका नाउन फॉर्म है। तो समझो कि आप कैसे लगा सकते हो। आप ऐसे लगा सकते हो, या तो आप इसको अगर वर्ब फॉर्म में लगाओगे तो V3 फॉर्म में लगाते हो, या तो फिर आप इसका ING फॉर्म लगाते हो। ये दो के दोनों डिस्क्रिप्टिव वर्जन है, मतलब एग्जेक्टिव का काम करते हैं। यहाँ पे क्या काम करते हैं, एग्जेक्टिव का। या तीसरा तरीका जो आपने लेक्चर्स में, नाउन के लेक्चर में सीखा है, आप क्या काम कर सकते हो, डायरेक्टली नाउन के बाजू में नाउन रख सकते हो। या दूसरा तरीका होता है कि अगर इसका पॉजेसिव फॉर्म रख दो, तो पॉजेसिव फॉर्म रखते वक्त ये देखना पड़ता है कि जब दो नाउन रख रहे हो तो लिविंग लिविंग है, लिविंग नॉन लिविंग है, लिविंग उसके बीच में है कि नहीं, तो ना ही वायलेशन लिविंग है, ना ही रूल जो है लिविंग है। तो अगर मैं इसका पॉजेसिव फॉर्म बनाऊं तो आप क्या कह सकते हो, वायलेशन ऑफ रूल। वायलेशन ऑफ रूल इसका मतलब हो गया रूल का वायलेशन, रूल का वायलेशन। तो अगर आपको नाउन इस्तेमाल करना है तो आप वायलेशन ऑफ रूल लिखोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नाउन के चैप्टर में लिखा गया, इसका ये मतलब है कि आपको इस तरीके से बनाना है। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगी आगे चलते चलते कि कब
वर्ब का V3 फॉर्म आपको इस्तेमाल करना, कब वर्ब का ING फॉर्म इस्तेमाल करना है, और कब जब हम V3 की बात करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल। ये टेक्निकल टर्म है, आप जब वर्ब एडवांस पढ़ोगे तब उसमें समझोगे, लेकिन उसके पहले आपको वर्ब बेसिक पढ़ना पड़ेगा। आप नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन में एक बात तो समझ में आया कि देखो वायलेट क्या है, ये आपका वर्ब है। नहीं आता है तो मैं याद दिला देता हूं, मैं अभी बता दे रहा हूं, रट लो इसको। वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, अब याद हो जाएगा। इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है वायलेशन। TION याद होगा आपको, हमने आपको बताया था वर्ब से जब नाउन बनाते हो तो TION लगा के बनाते हो, तो TION देख के आप पहचान जाते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद होगा। उस टाइम पे हमने आपको बताया था TION होता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये वायलेशन हो गया। अब वायलेशन आपका नाउन बन गया, नाउन के बाजू में नाउन रखना है और पॉजेसिव केस देना है। रूल, वायलेशन पे रूल का अधिकार है, वायलेशन ऑफ रूल, तो आपको पॉजेसिव केस बनाना है वायलेशन ऑफ रूल, और नॉन लिविंग है तो वायलेशन ऑफ रूल बनाओगे और वो यहां पे रखोगे। समझ में आई बात। और एक बात और समझना है, ये देखो टू लिया है, अब टू अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा तो नाउन ऑब्जेक्ट कैसे लगाते हो, ऑब्जेक्ट तो ऐसे लगाते हो ना, ऑब्जेक्ट लगाते हो, आपको क्या काम करना होता है, आप ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट यूनिट लिखते हो, तो ऑब्जेक्ट यूनिट में एक तो नाउन आएगा, फिर उसका एग्जेक्टिव आ सकता है, फिर आर्टिकल आ सकता है, जरूरत पड़ी तो फिर आपका एडवर्ब आ सकता है, तो ये सारी की सारी यूनिट लगा सकते हो। तो ये जो वायलेशन आप रूल रखे हो तो आपको याद है ना, मॉडिफायर ही तो होता है ये, और क्या होता है। जब आप पॉजेसिव केस बनाते हो तो वो मॉडिफायर ही तो होता है, नाउन का मॉडिफायर वाला वर्जन तो ही है, बहुत डिटेल बहुत डेप्थ में पढ़ा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो कि हम यहाँ पे वायलेट रूल नहीं लिखेंगे, वायलेशन ऑफ रूल लिखेंगे। और वायलेट रूल पढ़ते वक्त भी आपको अटपटा लग रहा होगा, तो एक चीज तो आपको कोर याद रखना है कि वर्ब को नाउन के पहले नहीं रखते हैं डायरेक्टली, या तो आप उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे, या तो आप उसका ING फॉर्म बनाओगे, या तो फिर उसका नाउन इस्तेमाल करके फिर नाउन के बाजू में रखोगे। बात समझ में आई, बात याद रहेगी बात। और जैसे जैसे आगे के चैप्टर में पहुंचोगे, वर्ब के चैप्टर में पढ़ोगे, फिर से दोबारा अगर भूल भी जाओगे तो दोबारा याद दिला देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 91, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठिन। पेनाल्टीज हैव ए लोअर चांस ऑफ बीइंग इम्पोज्ड एज कंपेयर टू फाइन्स दैट आर प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंड। देखो एक बात, सिमिलर जो क्वेश्चन इसके पहले का था सेम आपको पहचानना है यहां पे। और कुछ चीजें अगर अभी तक नहीं पहचान पा रहे हो क्योंकि नाउन का चैप्टर शुरू में है, तो जो ऑफेंड होता है इसका मतलब होता है दुख होना, किसी से ऑफेंड होना, दुख होना, ये आपका एक्शन वर्ड है। ऑफेंड का जो है पास्ट पार्टिसिपल या V2 V3 वर्जन में ऑफेंडेड ऑफेंडेड बनता है, ऑफेंडेड और ऑफेंडेड ED लग के बनता है। और इसका जो नाउन वर्जन होता है वो होता है ऑफेंस। क्या होता है? ऑफेंस। ये इसका नाउन वर्जन होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो ऑफेंड है वो आपका वर्ब है और जो नाउन है वो है ऑफेंस। अब आते हैं सेंटेंस में। पूरे सेंटेंस में क्या गाथा लिखी है उससे हमसे कोई मतलब नहीं। एक जो चीज हमने आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के चैप्टर में पढ़ाया था, वो हमने आपको पढ़ाया था कि भैया यूनिट 01 में बेसिक्स पढ़ाया तो उसमें बताया था कि प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। आप देखो ये है प्रीपोजिशन और ये अपने साथ क्या लेगा? ये अपने साथ लेगा नाउन। अगर ये बात भी अगर आप भूल गए हो, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट में नाउन होना चाहिए। अरे ये बात भी अगर भूल गए हो तो ये पढ़ा हुआ है आर्टिकल। इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूं कि आर्टिकल बगैर नाउन के आएगा नहीं। तो आर्टिकल अपना क्या लेगा? आर्टिकल अपना नाउन लेगा। तो ऑफेंड की जगह क्या आना चाहिए? ऑफेंस। समझ में आई बात? तो इतना बड़ा सेंटेंस, इतनी कहानी, लेकिन अगर छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर याद है आपको, बगैर मीनिंग जाने, बगैर पूरा सेंटेंस देखे हुए भी आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। तो उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। किस पे? बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स ही सब कुछ होता है यार, कुछ बड़ा नहीं होता, बेसिक्स में सब कुछ होता है। बेसिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब दुनिया में कैसे भी सॉल्व ना हो, बेसिक्स पढ़ लो, सब सॉल्व हो जाता है, क्योंकि शुरुआती वहीं से होती है। 92, पॉलिसी मेकर्स विल थिंक हार्ड अबाउट क्रिएटिंग एन appropriate legal framework to prevent the capture of regulatories by special interest। अच्छा देखो, सेम कंसेप्ट सेम लॉजिक हम आपके पास लगाते हैं। ये है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आया है तो भैया क्या आएगा? ये अपना ऑब्जेक्ट लेगा। एक ही वर्ड है तो नाउन आएगा। नाउन आएगा तो रेगुलेटरीज, क्या सही है? रेगुलेटरी। ये जो होता है ये होता है आपका एग्जेक्टिव। ये होता है आपका एग्जेक्टिव। ये इसी से कंफ्यूज करने के लिए इसका प्लूरल बना दिया गया है, लेकिन चाहिए आपको नाउन फॉर्म। और नाउन होता क्या है? रेगुलेशन।
इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है रेगुलेशन, और इसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है रेगुलेट। रेगुलेट का रेगुलेशन नाउन फॉर्म होता है और रेगुलेटरी इसका एग्जेक्टिव फॉर्म होता है। मैं फिर से लिख देता हूं ताकि ये याद रहे। रेगुलेट अब एक बार एग्जाम में आ गया, ये वर्ब फॉर्म हो गया, ये इसका नाउन फॉर्म हो गया और ये इसका एग्जेक्टिव फॉर्म हो गया। समझ में आई बात? और वर्ब से जब नाउन बनाते हो तो ये रेगुलेशन अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना तो यहाँ पे यार रेगुलेटरी का रेगुलेटरीज नहीं बनाओगे तो रेगुलेशन बाय स्पेशल इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको ऑफ के बाद क्या डालना है? रेगुलेशन डालना है। बात समझ में आई मेरी आपको? सो क्वेश्चन नंबर 93 पर पहुंचते हैं। समटाइम्स इट अपीयर्स एज इफ दे वर डेलिबरेटली, जानबूझकर, लिमिटिंग देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व सम कस्टमरी और टब्बू। देखो जो इस वाले क्वेश्चन में बात थी ना रेगुलेटरी, उसी तरीके से कस्टमरी है। चलो अच्छी बात यह है कि कस्टम शब्द आप याद रख के आए हो। कस्टम में ARY जब लगाते हो तो इसका एडजेक्टिव बन जाता है। ये क्या है? एडजेक्टिव। समझ में आई बात? यहां पे जो आपको चाहिए वो चाहिए टू ऑब्जर्व सम कस्टम और टब्बू। अच्छा टब्बू, आप में से बहुत सारे लोग जो लड़के हैं वो टब्बू का मतलब जानते होंगे, ठीक है? और इसके आगे अगर मैं प्योर लगा दूं, प्योर टब्बू, तो भाई वो लौंडे बहुत सही से जानते होंगे इसका मतलब क्या है। लेकिन मैं अब इस प्योर को हटाता हूं, सिर्फ टब्बू की बात करता हूं। यह है सिनोनिम्स प्रोहिबिशन का। कस्टम का मतलब होता है जो यूज में हो और टब्बू का मतलब होता है जिसे मना कर दिया गया हो। तो ऐसी चीज जो प्रथा में हो उसको हम कस्टम बोलते हो, ऐसी चीज जो प्रथा में ना हो उसको हम टब्बू बोलते हैं। टब्बू का मतलब प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिशन। समझ में आई बात? तो अगर कोई चीज प्रथा में है, कोई चीज चलन में है तो हम कस्टम बोलते हैं, और अगर कोई चलन में नहीं है तो हम उसको टब्बू बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एग्जेक्टिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आगे चल के देखोगे अगर दो चीज़ों को जोड़ रहे हो तो दो सिमिलर चीज़ों को जोड़ते हो। तो यहाँ पे कस्टमरी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको नाउन की जरूरत है, कस्टम की जरूरत है और टब्बू की जरूरत है। देखो कोई हमें गलत नहीं लेगा कि सर आपको कैसे पता प्योर तब्बू? इंजीनियर्स हैं यार, हमारे सेकेंड ईयर में ही हमको तब्बू, प्योर तब्बू और पता नहीं कौन से तब्बू की बात कर दी जाती है। बट समझदार हो, सो इसके आगे प्योर लगाइएगा मत और उस शब्द से बचते रहिएगा। समझ में आई बात ना? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94। द ओनली थिंग दैट इंड्योर्स एंड कैन सस्टेन एन इन्फेंट टिल द स्टेज इट रिसीव्स इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मदर्स मिल्क। देखो मैं सब पढ़ने के बाद ना मुझे हमेशा की पॉइंट्स दिमाग में ध्यान में रखा है। अब एक जगह लिखा हुआ है मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क। देखो लास्ट में ये लिखा हुआ, मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा, मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्या हिंदी है क्या इंग्लिश है क्या नहीं। जैसे यहाँ पे आया, इतना तमीज से प्रैक्टिस करता हूं मेरे को तुरंत दिखाई दे गया नाउन के बाजू में नाउन और इसको प्लूरल बनाया गया है। तो एक तो बात तो ये गलत है, या तो मदर मिल्क लिखो या मदर्स मिल्क लिखो। अब एक बात ये कह सकते हो माँ का दूध कहना यही चाहते हो, माँ का दूध। तो आपको जो करना है वो ये करना है मदर्स मिल्क। जब आप का लगाते हो ना तो का को अंग्रेजी में ऑफ से रिप्लेस करते हो या एपोस्ट्रॉफी एस से रिप्लेस करते हो। नॉन लिविंग के केस में ऑफ से और लिविंग के केस में एपोस्ट्रॉफी एस या फिर एपोस्ट्रॉफी से करते हो। यही पोजीशन वाली बात होती है, मेरा है उसका है, समझ में? माँ का दूध है तो का जब आता है तो पोजीशन बताता है। तो मदर्स मिल्क यहां लिखना चाहता था एग्जामिनर, लेकिन उसने क्या किया, एपोस्ट्रॉफी को हटा दिया और एग्जाम में क्वेश्चन डाल के फिर आपके लेना चालू किया। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की चीजें आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, आवर थॉट हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड हेंस दे क्रूशियली अफेक्ट आवर इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग टू। आवर थॉट हैव लिखा है, आवर थॉट हैव। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि थॉट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्योंकि लगाया हुआ हैव। अगर हैव लगाया हुआ है तो थॉट कोई कलेक्शन है? नहीं, थॉट काउंटेबल होता है। और बोलोगे कि थॉट तो सर गिन नहीं सकते, नहीं, थॉट काउंटेबल है, थॉट काउंटेबल है। यही मतलब भाषा में जब आती है तो हम लोग ना इंजीनियर्स इसको एक्सेप्शनल केसेस या कुछ और तरीके से कैटेगरी बना के याद करते हैं। याद तो करना पड़ता ही पड़ता है। तो जैसे होप हो गया वो काउंटेबल है, थॉट हो गया ये काउंटेबल है। समझ में आई बात? पर फीलिंग जो हो गई वो काउंटेबल नहीं है। समझना है आपको, सफरिंग काउंटेबल नहीं होती है।
हमारी फीलिंग्स। समझ में आई बात? हम फीलिंग का नाम देते हैं, होप हो गया, थॉट हो गया, ये काउंटेबल की कैटेगरी में आती है। आवर थॉट्स हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड हेंस दे क्रूशली अफेक्ट योर इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग टू। तो यहाँ पे आपको जो इस्तेमाल करना है, थॉट्स इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो इस्तेमाल है ये वर्ब आपका हैव इस्तेमाल है। 96, द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड ए केस और ए प्रिजन बिकॉज आवर चॉइसेस आर लिमिटेड टू आवर अवेलेबल अवेयरनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड। अब एक तो जब आगे आप पढ़ोगे, जैसे ही आप कंजंक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अवेयरनेस। अवेयरनेस आपने नाउन डाला, फिर आपने एंड के साथ जोड़ा, रिस्ट्रिक्टेड जोड़ दिया। तो आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ना है? रिस्ट्रिक्शन। नाउन चाहिए यहाँ पे, ये है आपका वर्ब फॉर्म, आपको जो डालना है वो रिस्ट्रिक्शन डालना है। तो जब आगे के चैप्टर में पहुंचोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं ये है। अब वहां पे टू देख रहे हो ना, टू के बाद आपको बस ये देखना है कि आपको ऑब्जेक्ट लेना है, तो आवर अवेलेबल अवेयरनेस, और अवेयरनेस के साथ जोड़ना है रिस्ट्रिक्शन। तो नाउन, लास्ट वर्ड आपका जो है ऑब्जेक्ट यूनिट में नाउन होता है, और नाउन में भी दो चीजें जोड़ा गया है, तो अवेयरनेस एंड रिस्ट्रिक्शंस आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वर्ब की जरूरत नहीं है, नाउन की जरूरत है क्वेश्चन नंबर 96 में। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस ऑन द प्रिवेलेंट ऑफ वायलेंस इन टूडेज प्रोग्राम्स। क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस ऑन द प्रिवेलेंट ऑफ वायलेंस इन टूडेज प्रोग्राम्स। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं कुछ ऐसा टेक्निकल चीज दिखाई दे रहा है जिसमें आपको पता चल रहा है एरर है। हम तो यार सीधे ऐसे चलते हैं, क्रिटिक्स ऑफ के बाद लिखा है टेलीविजन, क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन, क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन। मैं 3 बार पढ़ गया, और जानते हो क्यों पढ़ा? ऑफ लगा है और बात हो रही क्रिटिक्स की, और टेलीविजन की बात हो रही। टेलीविजन काउंटेबल या अनकाउंटेबल? टेलीविजन काउंटेबल है, तो क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन। समझ में आई? ये देखना रहता है कि आपके बाद आपको जो लेना है वो, क्योंकि इधर प्लूरल ले रखे हो और बात कर रहे हो टेलीविजन की, तो टेलीविजन यार अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो आपको प्लूरल लेना पड़ेगा। तो क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस ऑन द प्रेवलेंट ऑफ वायलेंस ऑन टूडेज प्रोग्राम्स। अच्छा, प्रेवलेंट का मतलब क्या होता है? प्रेवलेंट का मतलब होता है मौजूद होना। समझ में आई बात? मौजूद होना। 98, वन ऑफ द हजार्ड। वन का चुनाव कर रहे हो, ऑफ ले रहे हो, ऑफ के बाद आपको क्या चाहिए? हजार्ड आपका काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? तो हजार्ड का जो है प्लूरल क्या होता है? वो हजार्ड्स होता है, वन ऑफ द हजार्ड्स। 99, मान लेता हूं मैं किसी बच्चे को हजार्ड की हिंदी नहीं आती है। हजार्ड वो चीज होती है जो खतरनाक होती है, लेकिन एक बात तो याद है इतना पढ़ के कि भाई वन के बाद ऑफ आया है, ऑफ के बाद आपको हमेशा देखना है कि यहाँ पे प्लूरल है कि नहीं है, अनकाउंटेबल है कि नहीं है। हम ये हो सकता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना हो तो आप हजार्ड को जो है अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करके इसे छोड़ दो, तो ये आपको प्रैक्टिस के बाद ही आएगी। मतलब ऐसे सोए सोए रात को आपको सारे के सारे शब्द याद नहीं हो जाएंगे, कुछ शब्दों के साथ गो थ्रू तो करना पड़ेगा, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। 99, साइक्लोन आइडियाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब यहां से जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरा ध्यान यहीं जाता है, वन ऑफ, और ऑफ के बाद देखना स्टार्ट करते हैं कि कहां पे भैया प्रीपोजिशन का नाउन है। ये है नाउन, और जैसे हम ये नाउन आते हैं और हमने ऑफ के बाद देखना स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट यूनिट में, प्रीपोजिशन के बाद यूनिट देख रहे हैं वो देखना स्टार्ट किया, और हमने देखा वन, इसमें से बहुत सारे साइक्लोन है जिसमें से साइक्लोन आइडियाई की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए? साइक्लोन्स होना चाहिए। समझ में आई बात? वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में ये बहुत सारा क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कराया जाता है, क्योंकि वैसे ये नाउन से ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। और ये कब आया है? ये 2019 के शिफ्ट में आया है। बहुत मजाक के आसान आसान वाले क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम 99 के बाद 100 पे पहुंचे, राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ, ये भी क्वेश्चन वही है। वन ऑफ के बाद जैसे ही वन आया, ऑफ आया, आपको तुरंत देखना है वन ऑफ द आर्टिस्ट। हु से पहले देखो आर्टिस्ट लगा हुआ है, इसको प्लूरल बना लो। आर्टिस्ट सिंगुलर होता है, आर्टिस्ट प्लूरल होता है। क्वेश्चन करेक्ट हो गया। पूरा सेंटेंस क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं। आई हैड ए हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपी नोट। अब यार जब तक इन नंबर्स के बाद ऑफ 9 का प्लूरल नहीं बनाते हैं, समझ में आई बात? ये पढ़ाया आपको, ये हमने आपको पढ़ाया है लेक्चर नंबर 05 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं 102 की, इट इज एस्टिमेटेड दैट मोस्ट ऑफ द एडिक्ट, एक तो वन हो गया, अब यहां पे इसकी जगह मोस्ट आया, वन आया तो हम एक की चर्चा कर रहे हैं, मोस्ट आया मतलब एक से ज्यादा की चर्चा हो गई। फिर ऑफ के बाद जरा देखिए एडिक्ट लगाया गया है,
आपको नहीं लगता कि आपको प्लूरल लेने की जरूरत है? क्योंकि यहां अगर प्लूरल की चर्चा कर रहे हो तो यार मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स, ज्यादातर एडिक्ट्स, तो ज्यादातर एडिक्ट्स का मतलब यहां तो प्लूरल की ही चर्चा करोगे ना, एडिक्ट आपका काउंटेबल है। और ये वाला क्वेश्चन इतना आता है, और ये फिर से 2019 का क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन देख रहे हो, आया जा रहा है वन ऑफ द वाले केस पे या मोस्ट ऑफ द केस वाले पे। डॉक्टर से दैट ईटिंग रेड मीट इज वन ऑफ, फिर से वन ऑफ हो गया, लीडिंग कॉज, कॉज की जगह कॉजेज लेना पड़ेगा। सिमिलर एक और क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, मेंस का क्वेश्चन है। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, चौथा क्वेश्चन इन अ रो। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, फिफ्थ इन ए रो। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन, एक कंसेप्ट भरे पड़े क्वेश्चन। ही लॉसेज हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, ही लॉसेज हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। अब यहां पे ना एक चीज है, फिर से वही बात आया, जैसे बात आती होप की, जैसे बात आती थॉट की, वैसे बात आती टेम्पर की। यार ये कठिनाई वाला काम है, ये प्रैक्टिस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। टेम्पर अनकाउंटेबल है, ही लॉसेज हिज टेम्पर, नॉट कि टेम्पर्स, ये अनकाउंटेबल है। टेम्पर आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। देखो यहाँ तो थोड़ी दिक्कत है यार, मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि आप क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाओगे। जो टेम्पर होता है, टेम्पर आपका अनकाउंटेबल है। 107, द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। ऑल लगा हुआ है, जब ऑल का इस्तेमाल करते हो और इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए माउस, और इसका जो प्लूरल है वो है माइस। माउस सिंगुलर होता है, माइस प्लूरल होता है। तो ऑल के साथ आप प्लूरल इस्तेमाल करते हो अगर काउंटेबल नाउन आपने लगा रखा है। ऑल मतलब पूरा की बात कर रहे हो तो, बट ऑब्वियस बात अगर कोई काउंटेबल नाउन ले रखा है तो उसका प्लूरल वर्जन आपको इस्तेमाल करना होगा। 107 कितना मजाक का क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन नंबर 108, एन 8 years old, इतनी बार प्रैक्टिस कर गए हो 8 year old लिखते हो, 8 years old गर्ल नहीं लिखते हो अब तक, तो आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रेन। लिखा है द टीचर्स और एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो ना तो इसके बाद एक और नाउन आता है, डायरेक्ट प्रीपोजिशन आ गया। इसका मतलब यह है कि यहां पे प्लूरल इस्तेमाल करना है। कई बार क्या होता है प्लूरल के बजाय जो है एपोस्ट्रोफी लगा देता है और एपोस्ट्रोफी की जगह कई बार प्लूरल लगा देता है। तो यहां पे द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स, प्रिंसिपल ने टीचर्स को रिक्वेस्ट किया, प्लूरल वर्जन इस्तेमाल करना। आपको इस चीज को ध्यान देना है कि इसके बाद में नाउन है कि नहीं है। नाउन होगा तभी तो पोजीशन दिखाएगा, नाउन नहीं होगा तो कैसे पोजीशन दिखाएगा। उसके बाद डायरेक्ट प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशन पे पोजीशन नहीं लगता यार, नाउन का नाउन पे पोजीशन दिखता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था, सब गलत करके आते, किसी को पता नहीं चल रहा था इसमें क्या करेक्शन होगा। इसमें देखो करेक्शन ये होगा कि ललिता जाएगी बहन के घर। किसके बहन के घर जाएगी? यहां जो एक चीज नहीं मेंशन है वो ये है कि इस सिस्टर पे किसका पोजीशन है। ललिता का पोजीशन है, मेरा पोजीशन है। ललिता मेरे घर जाएगी, तुम्हारे घर जाएगी, किसके घर जाएगी? जो सेंटेंस बोला गया है अपने आप में इनकम्प्लीट है जब तक आप ये नहीं बताओगे कि वो किसकी बहन है। तो यहां पे आपको जो डालने की जरूरत है वो ये है, ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस, वो अपनी बहन के घर जाएगी। अरे ललिता यार मेरी बहन के घर थोड़ा जाएगी, आपके बहन के घर थोड़ा जाएगी, अपने दोस्त के बहन घर नहीं जाएगी। या फिर आप मेंशन करो दोस्त के घर के बहन जाएगी, लेकिन यहां पे आपको ये बताना है कि इस पार्ट में रह रहा है। करेक्ट वर्जन नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था किस पार्ट में करेक्शन चाहिए, ये यही करेक्शन चाहिए। ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस। समझ में आई बात? ये 2020 का क्वेश्चन, आई थिंक 2021 का, 2021 में ये आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि किसी को पता नहीं यार। इवन दो इसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते आप इंटरनेट पे मर जाओगे, किसी ने सोल्यूशन तक नहीं दे रखा है। यह है इसका सोल्यूशन, बताना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस ना अधूरा रह जाएगा। इसके बाद बात करें वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइजेस, इतनी बार कर चुके हैं तो एक बार और सही, वन ऑफ प्लूरल। ये रहे आपके 110 क्वेश्चन जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँगा। बहुत सारी जो चीज़ है जो आपने रूल्स और थ्योरीज में पढ़ी है उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज तक यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्विज़ेस के फॉर्म में, जो आपके पोर्टल पे ऑलरेडी है। हम इसमें से जो बचे रह गए हैं क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम आपको एमसीक्यू के फॉर्म में
आपको टेस्ट में क्विजेज में डाल देंगे। इसके अलावा हम एक एडिशनल 32 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जो ये दूसरा सेट है उसको एक बार आप पूरा का पूरा गो थ्रू कर लीजिए, पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच गो थ्रू कर लीजिए, एक बार पूरा ग्रामर पढ़ लीजिए, फिर लौट के आइए आप इसका एडिशनल सेक्शन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसमें कई और चैप्टर के कंसेप्ट होंगे। जैसे इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें आपको एडवांस वर्ब के कंसेप्ट्स हैं और प्रीपोजिशन के कंसेप्ट्स हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले जिसमें एग्जेक्टिव और कंजंक्शन के कंसेप्ट्स हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आने वाले चैप्टर्स में आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो जो डाउट यहाँ पे रह गए हैं वो सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। अच्छा, नाउन से रिलेटेड अगर कुछ और बच जाता है तो एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके अंदर हर वो कोर पॉइंट टच कर लिया जाएगा जो यहाँ पे बचा रह जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर कोई नया ऐसा चैप्टर नहीं है जो आप नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एग्जेक्टिव जैसे चैप्टर्स पढ़ते हो, उन्हीं का मिक्स क्वेश्चंस आता है। तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत डाल के उसके डिटेल और डेप्थ में हम जाते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और वो चैप्टर इतना मक्खन की तरह आपको समझ में आता है, इतना मक्खन की तरह याद होता है कि आप अपने आप के ऊपर भी यकीन नहीं करोगे। आपको लगेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है सबसे आसान चैप्टर है। तो उम्मीद करता हूँ कि नाउन का थ्योरी, कंसेप्ट और क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और अगर यहाँ तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए हो तो अपने आप पे विश्वास रखो, बस इतना ही आपके एग्जाम में आता है। पिछले 22 साल में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा गया है। और आपको जो हमने पढ़ाया है वो अभी इतना पढ़ाया है कि अगले 30 ईयर्स तक कुछ और पूछा जाएगा, अगले 30 साल तक कुछ और अगर पूछा गया तो भी कवर हो जाएगा। समझ रहे हो? इसमें आप देख रहे हो कितना कंसेप्ट टच किया गया, जितना कंसेप्ट आपको नाउन के चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो उम्मीद करता हूं नाउन आप सीख पाए होगे। अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो वो जो है चैट जो बॉक्स है उसका इस्तेमाल कीजिए, जो डाउट सपोर्ट सिस्टम है उसको इस्तेमाल कीजिए। आप हमसे बात कीजिए, हम आपको पर्सनली 1-on-1 डाउट दूर करेंगे। और एक दो बातें और है जो मैं चैप्टर एंड होने के बाद आपसे कर ही लेना चाहता हूँ। मन में आपके बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, उन ख्यालों को जो है आप साइड में रखिएगा। साइड में रखने के बाद आप गो थ्रू होइए दूसरे चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से, चौथे चैप्टर से, पांचवें चैप्टर से। जब आप पहली बार पढ़ाई करते हो तो आप तकरीबन 40% से लेकर 50% आप एब्जॉर्ब कर पाते हो और 100% कंटेंट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको रिवीजन चाहिए होता है, दूसरी बार आपको पढ़ना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप रिवीजन पे जरूर फोकस करो, आप दूसरी बार जरूर आओ। कुछ अच्छा बच्चा होगा तो 70% 80% तक एक बार में सीख पाएगा, अगर उसके पास पुराना नॉलेज काफ़ी होगा तो। लेकिन वो भी 100% इस नॉलेज को वन शॉट में नहीं ले पाएगा। हर आदमी भूलता है, आप भी भूलोगे। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। कोई डाउट आया हो तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, आप डाउट पूछिए, हम आपको डाउट आपका रिजॉल्व करेंगे 1-on-1 बैठ के। थैंक यू।